जय माँ। श्री अरविंद के काव्यों को हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो प्रक्रिया की गई है पुस्तक में वो है पीरियड के हिसाब, टाइम पीरियड के हिसाब से। बड़ौदा में कब कौन से लिखे, कलकत्ता में कब लिखे। लेकिन मेरा ये मानना है कि माँ ने इसके विषय में जो कहा है कि श्री अरविंद को सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ना चाहिए। सो इट वुड हैव बीन वेरी नाइस कि अगर हम विषय वस्तु के अनुसार इन काव्यों को कैटेगराइज करते। उसमें लॉन्ग पोएम्स भी हैं, शॉर्ट पोएम्स भी हैं, तो कम से कम उसमें एक कंप्लीट कवरेज होता है। खैर वो सब एक ही पुस्तक में अवेलेबल है। तो कल जो प्रश्न था रमेश जी का कि अपने पाठक जी का कि विज्ञान जो प्रगति कर रहा है उसकी क्या दिशा है। कई चीज़ें जो हैं श्री अरविंद की भविष्य सूचक हैं, और वो भविष्य सूचक डबल सेंस में है। वेदों में कहा गया है कि कविकृतु, यानी वो कवि जो लिखता है वो केवल वो दृष्टि नहीं है, वो क्रिएट कर रहा है, ही इज ए क्रिएटर। सो हम देख सकते हैं कि श्री अरविंद ने भी जो लिखा है वो केवल भविष्य का दर्शन नहीं है, वो एक प्रकार से वो रास्ता भी दे रहे हैं, बना रहे हैं भविष्य की ओर। तो चूंकि आपने विज्ञान की बात की थी, और विज्ञान एक आवश्यक विषय है आज के युग में, सभी युगों में रहा है, तो उसको लेके श्री अरविंद की दो कविताएं, बहुत सारी उन्होंने लिखी हैं विज्ञान पर भी, कम से कम 7-8 बड़ी इंटरेस्टिंग कविताएं हैं, पर समय का अभाव है। तो एक दो हम लोग पढ़ेंगे। एक तो सोनेट है, साइंस एंड द अननोएबल। विज्ञान भी वास्तव में सत्य की खोज है, जो उसका ओरिजिन है वो बहुत सुंदर है, और वो अपने माध्यम से जाता है। आध्यात्मिक जीवन सत्य को भीतर की ओर मुड़ के ढूंढता है, और उसकी लॉजिक ये है कि हमारे अंदर में एक सब्जेक्टिव बीइंग है, और वो बहुत आसान है समझना कि जब हम कहते हैं कि मैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ यहाँ पे जाता है। एक सेंस है सेल्फ का, जिसको हम अटैच कर देते हैं शरीर के साथ, कभी डिज़ायर के साथ, कभी थॉट के साथ, होता है ना, ये फ्लक्चुएट करता है। मेरे विचार, उस समय विचारों के लिए लोग अपने शरीर को कुर्बान कर देते हैं। देखिए ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है, माई थॉट, माई फीलिंग्स। फीलिंग्स के लिए लोग घर तोड़ देते हैं, माई फीलिंग्स। माई डिज़ायर्स, डिज़ायर्स के लिए ना जाने वो कहाँ कहाँ समुद्र लांग जाते हैं। माई डिज़ायर्स, माई बॉडी। तो वास्तव में ये माई वो कौन है जो आइडेंटिफाई करता है इन सब के साथ। तो अध्यात्म ने उस माई को ढूंढने की चेष्टा की कि ये कौन है जो आई इधर से उधर से घूम रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। दिन में करीब न जाने कितनी बार हमारा स्व आइडेंटिफाइड होता है कितनी चीज़ों से। तो अध्यात्म का तरीका है कि ये जो स्व है ये टेम्पररी ही आइडेंटिफाई हो रहा है, या कोई सच्चा स्व है इसके पीछे जो डेलीगेट करता जाता है। जैसे जो मुख्यमंत्री है उसने डेलीगेट किया, भैया यही काम तुम देख लेना। अब वो जा रहा है, मुख्यमंत्री के बिहाफ पर जा रहा है। फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं बाहर, तो वो निर्णय लेते हैं, लेकिन कौन से निर्णय लेंगे? जिसका उनको प्रधानमंत्री का ऑलरेडी उनको सैंक्शन है, उसके अलग जाके वो नहीं ले सकते। वो इंडिपेंडेंट हो के भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक सच्चा स्व है जो डेलीगेट करता है टेम्पररीली ये सारी चीज़ों को, और वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो जो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन है वो कितने फेथफुल है, कितने फेथफुल नहीं है सच्चे स्व के प्रति। वो एक योग की प्रोसेस है। तो विज्ञान, लेकिन विज्ञान क्या करता है? तो अध्यात्म अंदर जाता है स्व को ढूंढने, ढूंढते ढूंढते, और वो क्या बेसिस क्या है ट्रुथ का, जो स्टेबल, जो लास्ट पॉइंट जिसके बाद और आगे आप नहीं जा सकते। तो जब अध्यात्म अंदर जाते 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 उसने क्या देखा? हाँ, एक स्टेबल बेसिस है, एक आई है, लेकिन वो केवल मेरा तुम्हारा नहीं है, वो सारी सृष्टि का आई है। सोहम अस्मि, हम तुम सब उसकी एक रे हैं, अंश हैं, अगर संबंध जोड़ना है तो। वरना देर इज वन आई जो पूरे विश्व विराट में, और उसके भी परे गए कि देर इज एन आई, जिससे कॉस्मिक आई निकला, जिससे इंडिविजुअल आई निकला, आई
कैपिटल आई, और यहां तक कि वो उसके परे भी गए, भारतीय अध्यात्म ने उसके परे भी कि इसके परे क्या है, मतलब पॉजिटिव उन्होंने ढूंढ लिया बीइंग, तो इस बीइंग के परे क्या है, कौन है, तो उन्होंने एक नॉन बीइंग भी, यानी जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद इसकी बात करते हैं कि उन्होंने उसके आगे भी एक कदम ले लिया कि ये आई भी एक आभास है, एक स्वयं को एक पहचान दी गई है, लेकिन उसके परे क्या है जो ये पहचान दे रहा है, तो वहाँ पे नॉन बीइंग जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि वो है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। तो श्री अरविंद की 2 कविताएं हम पढ़ेंगे, एक और ये स्पिरिचुअल पाथ से डिस्कवर करके जो अल्टीमेट ट्रुथ को डिस्कवर किया जाता है। विज्ञान भी प्रयास करता है, लेकिन विज्ञान इंद्रियों से प्रयास करता है कि जो दिख रहा है इसके पीछे क्या है, जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, और उसका इंस्ट्रूमेंट है रीजन। और स्पिरिचुअलिटी का इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंट्यूशन है कोई आई, और उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करता हुआ, फोकस करता हुआ, चीरता हुआ कंसंट्रेशन की छुरी से उसको प्राप्त करता है, और वो अंत में ही कहता है कि वो अनंत है, उसको हम सीमा नहीं कर सकते, तो वो जान जाता है कि ये स्टेबल बेसिस है। और विज्ञान अभी नहीं खोज पाया उस स्टेबल बेसिस को, क्योंकि मटेरियल लेवल पे स्टेबल बेसिस नहीं है, वो हम लोग आध्यात्मिक जीवन ऐसा बताता है, लेकिन वो खोज रहा है, वो भी सरफेस से भीतर 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 जाता चला जा रहा है। तो पहले हम लोग डिस्कवरीज ऑफ साइंस, बहुत सुंदर, साइंस एंड द अननोएबल, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं, तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो एक एक अपने आप में अद्भुत है। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब इनर उसको पाते हैं तो वो क्या होता है। ये पेज 139, साइंस एंड द अननोएबल। ये भी अननोएबल को खोजने का प्रयास था, सब्जेक्टिव सेल्फ में जाके कि मैं कौन हूं। तो प्रारंभ कहां से होता है, मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। क्यों नहीं जानता, सिंपल, सुबह मैं शरीर को मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर बाद मैं अपनी कामनाओं को मैं मान लेता हूं, जिसके लिए मैं शरीर को कितने भी कष्ट दे देता हूं कि मेरी कामनाएं किसी तरह पूरी हो। उसके कुछ देर बाद मैं मन को, विचारों को मैं मान लेता हूं, और विचारों के प्रभाव में अपनी कामनाओं का दमन कर देता हूं। फिर मैं भावनाओं को मैं मान लेता हूं, जिसके चलते मैं अपने विचारों को पीछे छोड़ देता हूं। तो मैं हूं कौन? तो ये अननोएबल की जो परस्यूट है वो आध्यात्मिक जीवन ऐसे करता है, और उसका एक प्रोसेस है कि आई एम नॉट दिस करते हुए अंदर जाना। विज्ञान भी यही कर रहा है। विज्ञान कैसे जाता है? साइंस एंड द अननोएबल। मैन्स साइंस बिल्ड्स इट्स एब्स्ट्रैक्ट्स cold and brief and cuts to formulas the living whole। वो कैसे जानता है? वो बिट्स एंड पीसेस करके समझने की चेष्टा करता है। बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है ना कि कोई भी चीज़ उनको दे दीजिए, हम लोग कहते हैं तोड़ दिया, लेकिन तोड़ा नहीं उन्होंने। आई थिंक वी कैन पुट द मोबाइल ऑन साइलेंस। सो उन्होंने तोड़ा नहीं, लेकिन वो उसको खोल के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक पार्ट को वो खोलते हैं और फिर उसको लगाने की चेष्टा करते हैं। खोलना आसान होता है, लगा नहीं पाते, तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब वो जाता है तो देखता है कि ये संसार, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे ये संसार बना हुआ है, और वो जैसे जैसे उन फॉर्मूलाज को पढ़ने की चेष्टा करता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस उभर के आती हैं। आप देखिए, आप रामानुजम की इक्वेशंस, जिसके बारे में पिक्चर भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उनको सीधा माँ सरस्वती से वरदान ही समझिए कि रिसीव होती थी ये इक्वेशन, उनको खुद नहीं मालूम कैसे आती थी, और वो कहते मुझे नहीं मालूम कैसे आती हैं, और वो करेक्ट होती थी। एक इक्वेशन जो हम सब परिचित है, E=mc²। अब ऐसे अब पढ़ी हो थोड़ी बहुत रिलेटेड, नहीं तो समझ नहीं आता कि ये क्या है, क्या ये कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला। तो ये धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला, आप देखिए वो जो सॉलिड चीज है वो फॉर्मूला में बदल गई, मैथमेटिक्स में बदल गई। इट इज अ ब्रेन एंड हैंड
विदाउट ए सोल, एन आई दैट टेस्ट द आउटवर्ड कार्व्ड रिलीफ। विज्ञान सोल से कोई लेना देना नहीं, अगर वो सोल को लाएगा भी तो एक फॉर्मूले में बदल देगा कि सोल वास्तव में क्या है। जहाँ वैज्ञानिक अपने लिमिट के परे चला जाता है, उसकी लिमिट नहीं है, वो उसको उसमें प्रवेश निषेध है, क्योंकि उसने उसका अपना तरीका है ढूंढने का। तो वो जब कहने लगता है सोल एक पीनियल ग्लैंड है, एक रस निकल रहा है, तो वो मतलब उस पर भी श्री अरविंद की एक पोयम है ह्यूमरस कि वन ड्रेम्ट एंड सॉ। अब उसमें वो बताते हैं कि अगर वो विज्ञान बताएगा कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं तुम एनलाइटनमेंट कह रहे हो, लेकिन वास्तव में उनके ब्रेन में कुछ केमिकल्स गड़बड़ हो गए जिसके कारण उनको अचानक एक अनुभूति हुई जिसको उन्होंने एनलाइटनमेंट कहा। इसीलिए श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योगा में 17 वर्ष एक साइंटिस्ट की तरह डॉक्यूमेंट की है सारी चीजें, कि ये अनुभूति जो है उसको ऑब्जेक्टिव उसके परिणाम क्या हैं। और लिखते अपने पत्र में एक दिलीप कुमार रॉय को कि कोई मूर्ख ही होगा जो केवल एक सब्जेक्टिव अनुभव को सत्य मान लेगा। मैंने बरसों योगिक फोर्स के ऑब्जेक्टिव परिणाम उसको ट्राई किया है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, तब मैं ये कहता हूं। ये नहीं कि अंदर में हम कुंडलिनी जागृत हो गई, बाहर से हमको जी गुस्सा आता है, ये आता है, सब ऐसे नहीं है। कोई चीज अगर आपके अंदर घटित हुई है तो उसके परिणाम होंगे, कम से कम आपकी चेतना पर तो होंगे, बाहर हो ना हो। फिर बाहर भी होने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना टाइगर डज नॉट अटैक द योगी, तो वो ऑटोमेटिकली इसके परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से जाते हैं। लेकिन साइंस रिवर्स प्रोसेस, वो कहती है अच्छा सोल, बुद्ध को ये एनलाइटनमेंट इसलिए हुआ, सैट अंडर दी बो ट्री एंड गेन एनलाइटनमेंट। क्यों? क्योंकि थायराइड डिसफंक्शन था। ये उनकी एक कविता है शेर में। और दूसरा वो कहते हैं कि नेपोलियन, जिसने पूरा संसार मतलब यूरोप को वेस्ट से ईस्ट तक चला गया, तो अगर कोई उनसे पूछता कि भाई इसने ये काम कैसे किया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा कि वो विभूति के रूप में भगवान की शक्ति कार्य कर रही थी। साइंटिफिक माइंड कहेगा कि शायद उसका पेट खराब था। ए ब्रेन बाय ए डिसऑर्डर्ड स्टमक ड्रिवन कॉन्कर्ड यूरोप। वो ये कहेगा उसका पेट खराब था और पाचन शक्ति कमजोर थी, वो उसी से इतना रेस्टलेस हो गया कि वो बस इधर से उधर जाता जाता जीतता चला गया। तो ये, और फिर वो कहते हैं कि ये साइंस, इसको ए ड्रीम ऑफ सर्रियल साइंस, जो लोग बाद में पढ़ना चाहें, बहुत ह्यूमर है उसके अंदर। तो विज्ञान नहीं समझ पाता उसको, क्योंकि उसका मेथड अलग है। विज्ञान इंद्रिय और तर्क, उसके यही दो इंस्ट्रूमेंट हैं, और एक एजम्पशन है कि ये जड़ तत्व ही सोल रियलिटी है। तो अगर आप वैज्ञानिक को बोलोगे कि हमने ईश्वर को देखा, तो वो क्या कहेगा? वो तो ये मान चुका है कि जड़ तत्व सोल रियलिटी है, जो होना नहीं चाहिए। विज्ञान का मतलब होना चाहिए नो एजम्पशंस, रिज्यूम करता है, क्योंकि आप किसी भी हाइपोथेसिस को बिना एजम्पशन के आगे नहीं बढ़ सकते, वैज्ञानिक ये जानते हैं। तो वो क्या कहेगा? जैसे ही आप बोलोगे मुझे भगवान का दर्शन हुआ, वो कहेगा आपको हेलुसिनेशन हुआ। किस आधार पर? बाकियों को हुआ नहीं, बाकियों को तो नहीं होता है। तो आपको हुआ मतलब आपकी इंद्रियों में कुछ गड़बड़ हुई, आपकी इंद्रियों ने रॉन्ग रिपोर्टिंग की, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल सब डाउन। ये विज्ञान का एक्सप्लेनेशन रहेगा। और इस पर तो बहुत बड़ा विषय, मैंने कई लेख भी लिखे हैं कि ये इतना मोस्ट इडियोटिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कहते हैं वो कि मिस्टिक सारे पागल होते हैं। तो विज्ञान ऐसे कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको अलग मेथड्स, इस तरह से आध्यात्मिकता बेटर विज्ञान है, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई एजम्पशन लेके नहीं जाती। वो ये मान के चलती है आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी। ईशोपनिषद यही तो कहती है प्रारंभ में, अविज्ञातम विजानता अविज्ञातम विजानता। इफ यू थिंक यू नो इट, यू डोंट नो इट। तो आप कोई एजम्पशन मत करिए और ढूंढिए। लेकिन मेटीरियल साइंस ने 3 चीजें एज्यूम की हैं। जड़ तत्व ही एकमात्र सत्य है या सत्य का आधार है। तो वो चेतना, एनर्जी, इसको नहीं समझ पाते हैं। दूसरा कि रीजन अल्टीमेट मशीन है या यंत्र है। लेकिन आध्यात्मिकता प्रारंभ करती इससे कि
रीजन से भी परे कोई चीज हो सकती है, इन इंद्रियों के परे अन्य इंद्रियां हो सकती है। बड़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी की। और तीसरी चीज जो साइंस कहती है वो ये कि इंद्रियां जो देखती है वही आपका डेटा है, प्राइमरी डेटा वही है। आपको जो भी करना है वहां से प्रारंभ करना है। तो अंदर में आपको फीलिंग हो रही है, थॉट और फीलिंग्स। अब देखिए उसने क्या किया, एक पूरे फील्ड को डिस्कार्ड कर दिया। थॉट तो हमको नहीं दिखाई देते हैं, फीलिंग्स तो दिखाई नहीं देती हैं, तो साइंस उस डेटा को लेगा ही नहीं। साइकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा उन्होंने प्रारंभ किया, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं कह सकता हूं मेरे अंदर ये भाव उठ रहे हैं, हालांकि अब ये चेंज आ रहा है सुप्रामेंटल के प्रभाव में, बट हार्ड कोर साइंस ये सब थॉट वॉट ये सब ब्रेन की उपज है, खत्म, कैंसल कल्चर, इसके आगे कोई लेना देना नहीं। तो ये मैं छोटा सा, जिससे स्पष्ट होना चाहिए कि विज्ञान की अपनी जगह है लेकिन बहुत सीमित जगह है, और अध्यात्म की अपनी जगह है। प्री मैच्योरली इनको मिलाने का प्रयास ना करें। श्री अरविंद ने इसके प्रति कॉशन दिए है, खासकर आध्यात्मिक सत्यों को वैज्ञानिक पुष्टि, ये बड़ी डेंजरस चीज है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं देखो कि आत्मा होती है। जरा पढ़िए वो क्या कह रहे हैं आत्मा के बारे में, वो इंफॉर्मेशन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आत्मा का पीनियल ग्लैंड में वास है। व्हाट नॉनसेंस। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था ये, कहते हैं मैं तो कब का ही इस पीनियल ग्लैंड को छोड़ चुका, बट आई एम वेरी मच अलाइव। और उनका आधार था कि अगर आप शूट करो यहाँ मिडिल में तो आप मर जाओगे। तो आत्मा आत्मा कहते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं, देखो उन्होंने खोज लिया। नहीं, उन्होंने भरमा दिया और भी अधिक भ्रम में डाल दिया। अगर आत्मा कोई फिजिकल वस्तु है तो इट इज नॉट इवन वर्थ फाइंडिंग टू स्टार्ट विद। तो ये वी शुड अंडरस्टैंड कि ये दोनों के बीच, और हम बड़े प्रश्न की, वो देखो विज्ञान भी कहता है कि एक ही सत्य है, हाँ, लेकिन वो केवल जड़ तत्व को सत्य मान रहा है। तो वी शुड नॉट बी कैरिड अवे कि वही जो अद्वैत में कहा है वही विज्ञान भी कह रहा है। वो भी देखो शिव जी का डांस इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, वो नृत्य हर जगह है, उसने इलेक्ट्रॉन में देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन शिव का नृत्य केवल वहां सीमित नहीं है। सो साइंस एंड द अननोएबल, ब्लाइंड टू द डेप्थ्स, द ऑकल्ट रूट्स अननोन। विज्ञान नहीं जानता, बहुत सारी दृश्य जगत की शक्तियों के पीछे अदृश्य शक्तियां हैं। और स्पिरिचुअल साइंस हमेशा ये मानती है कि फिजिकल के पीछे अपीयरेंसेस डिसेप्टिव है, दोनों बात ये करते हैं, उसके पीछे फिजिकल फोर्सेस के पीछे अकल्ट फोर्सेस का रेंज है। और हालांकि वो भी अज्ञान की परिधि में आता है, उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं कहा गया, अकल्ट नॉलेज, लेकिन वो भी एक प्रकार की नॉलेज है जिसमें हम जानने की चेष्टा करते हैं कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं। एक व्यक्ति है, वो शमशान गया या कोई उसने एक्सीडेंट देखा, उसके बाद उसका हृदय जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया, तो हम नॉर्मली कहते हैं ना डर गया। पर कैसे डर गया, क्यों डर गया, तो वहाँ पर अकल्ट नॉलेज आएगी कि वो एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके भूत आदि जो प्राण तत्व है वो निकल के बिखर रहा था, और वो ढूंढ रहा था किसी को मैं पकड़ लूँ, घबराया हुआ वो, क्योंकि वो स्टेट है ना, बड़ा घबरा जाता है ना व्यक्ति, ऐसा अचानक एक्सीडेंट हुआ, तो वो घबराहट वाले जो अंश थे वो किसी के ऊपर चिपक जाते हैं। कोई कोई लोग उसको आत्मसात कर लेते हैं, उनकी फियर की पहली शुरुआत वहाँ से होती है। या किसी ने हॉरर मूवी देख ली, तो अब ऑकल्ट साइंस क्या कहेगी, आपको लग रहा है ये फिल्म है, आपका माइंड डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करता है बिटवीन वर्चुअल एंड रियल। ये फिल्म है ठीक है, लेकिन वो उसके जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो रियल हो रही हैं। तो हॉरर जो फिल्म देख रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके उसमें चेतना के जो स्पंदन निकल रहे हैं, वो स्पंदन अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी शक्तियों को। बहुत बड़ा विषय है, मैंने इस पर खुद भी बहुत स्टडी किया, देखी है, एक्चुअली देखा है कि पशु कैसे आकर्षित होते हैं किस किस वातावरण में। आई हैव सीन एक्चुअली, ये पूरा एक विज्ञान है। और वो व्यक्ति वहाँ से प्रारंभ हो जाती है उसकी समस्या, भय का प्रारंभ। वो केमिकल केवल नहीं है, तो अकल्ट साइंस। तो श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एक वृहत
रहस्यमय संसार छिपा है जिसके प्रति विज्ञान अंधा है। वो नहीं जानता, वो मानता भी नहीं, जानता भी नहीं। वो इन सब चीज़ों को केवल नकार देता है कि ये मिथ्या आभास हैं या सुपरस्टिशन है। ब्लाइंड टू द डेप्थ्स, द ऑकल्ट रूट्स अननोन, द विजिबल हाइड्स इट्स बेस इन द अनसीन। बीमार हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना कोरोना सब कर रहे थे। श्री अरविंद ने एक पत्र में इसको समझाया बड़े सुंदर ढंग से। पहले भी ये वायरस के एपिडेमिक होते थे, तो जब एपिडेमिक हुआ था यही वायरल इन्फ्लुएंजा, ये सेम वायरस है, मतलब उसकी स्ट्रेन अलग हो गई है, वो तो अलग बात है। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा, कहा इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक मेटेरियल मीडियम होता है, जैसे प्रोटीन या जो भी आप वायरस इसको कह रहे हैं, उसके ऊपर एक एडवर्स फोर्स होती है जो उसको चढ़ के घोड़ा लेके आ रही है, या यमराज भैंसा पर आ रहे हैं, और साथ में पाश के रूप में, मतलब वो पाश की मेरी इमेज है, वो कहते हैं उसके साथ में क्या होता है, फियर का वाइब्रेशन एंड एडवर्स सजेशन। ये 4 चीजें मिलकर के वो ग्रसित करती हैं। एक मटेरियल कोई चीज होगी, जड़ तत्व पे कोई भी चीज काम करेगी तो उसमें एक मटेरियल मीडियम रहेगा, साथ में उसके क्या है, एक एडवर्स फोर्स ड्राइव करी, अरे महामारी कर दो। उनका काम ही यही है, उनको अस्त व्यस्त सब कुछ डिसरप्ट करना। अब उसमें बाहरी इंस्ट्रूमेंट भी होंगे जो कोरोना रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही है। श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, द जायंट सन्स ऑफ डेथ इन ए क्रिएटिव स्टूडियो प्लान द अर्थ्स ड्रामा। ऐसी असुर राक्षसी शक्तियां हैं कि आधी पॉपुलेशन हटा दो, मिटा दो। तो वो वायरस जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एक पीछे से ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, एडवर्स फोर्स। साथ में क्या है, भय। जहां वो जा रहा है वो भय भय क्रिएट कर रहा है। और देखिए कितने टीवी से भय, सब जगह भय। और उसके साथ में क्या होता है, एक एडवर्स सजेशन। हो गया कोरोना, मरने वाले हो। और वो सारा, वो जो डॉक्टर आते थे मास्क वास्क पहन के, डर को पूरा रीइंफोर्स, लगता था ये तो यमदूत आ गए। कितना भयानक दृश्य था। इसको मैंने कोरोना जब प्रारंभ हो रहा था तब अनुभव किया था। फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑफ कोरोना, जब पता नहीं था कि कोरोना आई भी नहीं थी। और बाद में इसे पता चला, बुखार हो गया था 106। खैर एज यूजुअल जैसे जैसे चलने दो। और 2 दिन बाद सावित्री की मेरी एक कैंप था 5 दिन का, और 2 दिन पहले 106 बुखार है। फिर लोगों ने कहा क्या करोगे, मैंने कहा नहीं सब करेंगे, देखेंगे। तो पैरासीटामोल से बुखार नीचे हो गया। मुझे सांस में बड़ी तकलीफ हो रही थी, खाने की स्मेल चली गई थी, सारे टेलटेल साइंस थे लेकिन थैंकफुली किसी को कोरोना वर्ड आया नहीं था। तो मैं इनको कह रहा था, अपनी आश्रम नर्सिंग होम में थे, कि ये कोई नया वायरस है, ये म्यूटेशन है कोई, ये। और उन्होंने कराया, ना डेंगू निकला ना ये निकला। मैंने कहा ये म्यूटेंट है कोई चीज। तो ये सब हो रहा था, खांसी भी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। और इंट्यूटिवली आई वाज लाइंग ऑन द एब्डोमेन, जो कहते हैं। अच्छा, उस समय SpO2 भी मेजर नहीं करते थे, तो बच गया मैं, नहीं तो भेज देते। तो कैंप के लिए लोग आगे, कहा क्या करना है, मैंने कहा करना है। तो कैंप किया 5 दिन। कहाँ किया, नर्सिंग होम में किया वहीं पर हम लोग 10-12 लोग थे जो आ रहे थे, बैठे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगेन क्योंकि पता नहीं था। और ये सब होने के बाद कैंप भी बड़ा सुंदर हुआ, रिकॉर्डिंग भी हुई उसकी, उसमें कहीं कहीं खांसी हो रही है। तो फिर मैं तो ठीक हो ही गया, भूख वूख चली गई थी। तो बाद में जब 2 महीने बाद ऑफिशियली कोरोना आ गया, तो फिर सबका टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा नर्सिंग होम में किसी का पॉजिटिव नहीं निकलना है। तो मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ये सब इम्यून हो गए हैं क्योंकि आई हैड कोरोना। आई सेड इनको निकलेगा ही नहीं, और यही हुआ। 40 के 40 लोग ऑल नेगेटिव। आई सेड ये हैंडल भी करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज ये हो चुका है। ऐसी इंट्यूटिव सेंस थी। पर उस समय मैंने अनुभव किया था, अचानक एक कोई चीज जो
एक भय के रूप में यहाँ पकड़ना चाह रही है। जैसे कोई गला आपका दबाता है, मैंने कहा ये क्या चीज़ है जो गला दबा रही है। भय का रूप नहीं लिया उसने, क्योंकि माँ की ग्रेस से वो मानसिकता में नहीं आता, बट आई जस्ट रिपेल्ड इट। पर कहीं ना कहीं वो इधर उधर प्रवेश, तो ये पूरे भय का संक्रमण था। और मुझे बहुत दुख भी होता है कि भारतवर्ष जो सनातन धर्म की भूमि है, यहां भी हम लोग केवल वेस्टर्न पैराडाइम को फॉलो करते हैं। श्री अरविंद माता जी ने लिखा है, किसने किसने थोड़ा पढ़ के हम कम से कम उसको थोड़ा तो समावेश करें। वेरी सैड थिंग। मैंने उस समय गवर्नर को भी लिखी थी चिट्ठियां, लेकिन पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो एक ऑकल्ट वर्ल्ड है, अच्छे वाले भी हैं, देवता भी हैं ऑकल्ट वर्ल्ड में, अच्छे अच्छे बीइंग्स भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं। उसी समय चूंकि इसकी बात हो रही है, एक न्यूरोलॉजिस्ट मित्र है मेरी, वो वहाँ पर हैं अमेरिका में, तो उन्होंने मेरी कोरोना पे टॉक सुनी और फट से चिट्ठी लिखी, डिवोटी हैं, कहती मैं आई वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू। तो क्या बोली कि मुझे तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, बिकॉज माँ श्री अरविंद की डिवोटी है। तो वो वार्ड्स में जा रही थी देखने के लिए लोगों को, और लोगों ने कहा ये क्या डेंजरस चीज़। बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं है। और रात को शाम को उनके मन में आया कि ये क्या चीज़ क्या है ये, एंड शी फेल सीवियरली इल। और उनका हस्बैंड मजाक उड़ा रहा है, ये देखो तुम कहती थी, तो उसने कहा नहीं मुझे लेट मी सी। फिर रात को उसने एक विजन देखा, और विजन में उसने देखा कि वो चारों तरफ से खूब सारी एंटिटीज़ हैं जो उसको अटैक कर रही हैं, और उसने शेरविंद माँ शेरविंद माँ शेरविंद नाम जब शुरू किया। हालांकि अमेरिकन है, लेकिन वो देखिए फेथ। और सडनली वो देखती है कि शेरविंद एक ऐसा जीव है जैसे डायनासोर टाइप का, उसके ऊपर बैठ करके आ रहे हैं, और उनके हाथ में कोई व्हिप टाइप की चीज है जिसे वो जोर जोर से हिला के इन सारे जो एंटिटीज थे उनको भगा रहे हैं। और उसको बड़ा आनंद आ रहा है ये देख देख के। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि नाउ इट इज ऑल क्लियर, और चले जाते हैं। जब उठती हैं तो इनका फीवर गायब, सब गायब, बिल्कुल ठीक। कहती मैं किसी को बताऊंगी तो विश्वास नहीं करेगा। तो दोनों चीजें होती हैं, ये कई लोगों के ये दोनों एक्सपीरियंसेस मैंने डॉक्यूमेंट किए थे उस समय। पर आप इसको साइंटिफिक लिटरेचर में नहीं डाल सकते हैं, वो तो कहेंगे ये सब तुम्हारा भ्रम है, अपने आप ठीक हो गया। तो यहां पर वो कह रहे हैं ब्लाइंड टू द डेप्थ्स, द ऑकल्ट रूट्स अनसीन, द visible hides its base in the unseen, unseen to the limited senses। तो योगी क्या करते थे, इन सेंसेस को ऑगमेंट करते थे, इसलिए वो देख पाते थे। द इनविजिबल गार्ड्स द ट्रूथ इट्स सिंबल्स मीन इन ए येट डीपर इनविजिबल्स अननोन। लेकिन ये जो ऑकल्ट फोर्सेस हैं यही अल्टीमेट नहीं है, गॉड्स और टाइटन्स सिंबल्स हैं। इनके पीछे कौन है जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं? शिव कौन है? शिव उस परमेश्वर के शांतिमय स्वरूप का रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्ण कौन है? उन्हीं के आनंदमय स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और बहुत सारे देवी देवता जो बाद में आते हैं, तो प्रमुख 4 हैं, और बाकी सारे जो उनकी लाइनें जाती है, टाइटन्स आते हैं, वो भी विकृति हैं किसी एक सत्य की, फोर्स की, अलग अलग प्रकार से, इसीलिए उनको शिव प्रिय हैं। और चूंकि कल बात हो रही थी, आप देखिए इस्लाम में अगर वो किसी को मानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो शिव को, क्योंकि ये रुद्र भाव से पैदा हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि इनको मत परेशान करो इनको ये हृदय के अंदर है, शिव जी का डर है। कहते भी लोग हैं कि वो काबा में शिव जी, ये क्योंकि वो टाइटन्स भी कौन है, वो कुछ टाइटन्स लड़े हैं शिव जी से भी, पर उनको शिव से ही केवल कंट्रोल में आते, क्योंकि शिव फोर्स है। सच्चिदानंद का जो फोर्स एस्पेक्ट है, तपस, उसको शिव प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टाइटन, डिस्टॉर्टेड फोर्स, तो शिव जी से डरते हैं। बाकी वो डरते नहीं है, विष्णु भगवान के पास पहुंच जाए कृष्ण, उनको पता नहीं है ये ज्यादा तुमको चपेटे में लेंगे लेकिन इनको पता नहीं है उनका खेल तो ये उसके पीछे भी जो ट्रूथ है, इसके भी पीछे छिपा हुआ। The objects we would probe are not their form,
हम क्या देखते हैं कि इसको उठाया और उसका बाहरी रूप जो है चौकोर है, ये है, तो हम सोचते हैं ये फॉर्म है, पर फॉर्म का भी वो सत्य नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सटल फिजिकल में है, जो असली ब्लूप्रिंट है। आपने देखा होगा माता जी अपना और श्री अरविंद का एक स्केच है उनका, तो वो जो है उनके जो रियल फॉर्म है वो सूक्ष्म सटल फिजिकल में है। ईच इज ए मास ऑफ फोर्सेस वेल्ड एज शेप। अब देखिए बड़ी अद्भुत बात है, ये फॉर्म इतनी बड़ी एक रहस्य है इवन वैज्ञानिकों के लिए। ये चेयर चेयर क्यों है? आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? वो बनाने वाले ने, हमने डिजाइन दिया, बनाया। अब देखिए अब रहस्य गहरा होता जाएगा। इसके अंदर किस चीज से बना है? अणुओं से बना है। ये अणुओं का जो संयोजन है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये टेबल है, ये चेयर है, ये कैसे होता है ना पाठक जी? बड़ी समस्या वाली बात है। तो उसमें उपनिषदों का उत्तर है कि दो चीजें करती हैं। एक है जो अणुओं का संयोजन है। अब वो संयोजन तो जगह जगह कैसे हो, अणु तो कंटिन्यूअस हैं, तो ये कैसे होता है कि ये ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट इस तरह की शेप आती है। दूसरी चीज जो है वो इंद्रिय हैं। तो इंद्रिय और इनके संयोजन से, मेल मिलाप से ये ऑब्जेक्ट इस तरह से, अगर इंद्रियों का संयोजन बदल जाएगा तो इसी की शेप अलग हमको नजर आएगी। और माँ इसको एजेंडा में बहुत विस्तार से बताती हैं। ये इंद्रियां हमको रियलिटी नहीं दिखा रही हैं, ये वह दिखा रही हैं जिसके लिए वो ट्यून्ड हैं बस। तो अपने आप में बहुत अतुर, लेकिन फिर भी रूप की कोई सत्य है? इसको पूरा दिव्य जीवन में श्री अरविंद असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस, भगवान का जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल मैटर क्या है, ये तो बहुत डिग्रेडेड मैटर है जिसको हम अनुभव करते हैं। अभी वैज्ञानिक भी बात करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, कुछ लोग 7 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो ये एक प्रारंभ किया है विज्ञान ने, लेकिन बहुत दूर है। ईच इज ए मास ऑफ फोर्सेस वेल्ड एज शेप। वो फोर्सेस कौन सी है? पंच तत्व हैं। और पंच तत्व भी एक ही उससे निकले हैं जो ओरिजिनल है। आप देखिए पंच तत्व, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। भगवान ब्रह्मन, ओके, थोड़ी इम्पर्सनल भाषा में ब्रह्म अपने विस्तार करते जाते हैं तो वो स्पेस बन जाता है, अपने अंदर गति स्पंदन तो वो काल बन जाता है, देश काल बन गया। लेकिन रूप कैसे बनेगा, फॉर्म कैसे बनेगा? विस्तार होता चला जाएगा। तो इस अनंत विस्तार में एक मॉडिफिकेशन होता है, और जब मॉडिफिकेशन होता है तो कैसे होता है? जैसे उसके अंदर कुछ स्पंदन अचानक तीव्र होके ऊपर उठ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्या हो गया? मॉडिफाई होके वायु तत्व हो गया। आकाशीय तत्व से वायु तत्व निकला। लेकिन ये मॉडिफिकेशन से भी फॉर्म नहीं बनेगा, ये तो वेव जैसी उठ रही हैं, जा रही हैं। तो वो फर्दर मॉडिफाई होता है। कैसे? अब इस वायु तत्व को क्रिस्टलाइज करने के लिए उसी के अंदर से परस्पर घर्षण से उनके अग्नि तत्व प्रकट होता है, जो कुछ वेव्स को क्रिस्टलाइज करेगा। यह अग्नि तत्व है जो वायु तत्व को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ये भी स्टेबल फॉर्म्स नहीं है। तो वही अग्नि तत्व जो वायु को मॉडिफाई कर रहा है, वही फिर जल तत्व के रूप में प्रकट होता है। ये तत्व हैं, दे आर फोर्सेस, और ये साइकोलॉजिकल भी है। जल तत्व आकर्षण विकर्षण, बहुत सारे फोर्सेस, लेकिन ये पंच तत्व मुख्य हैं। लेकिन वो भी स्टेबल नहीं है, तो वो पृथ्वी तत्व के रूप में वो क्रिस्टलाइज करता है। आप देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आता है। हम लोग कई बार ये बात करते हैं ना, किसी की हवा लग गई, कभी कभी भी कहते हैं ये हवा हवाई बातें हैं। मतलब क्या? अभी वायु तत्व के लेवल पे चल रही हैं, क्रिस्टलाइज नहीं हुई हैं। अरे इस व्यक्ति का क्या है, ये तो बहता पानी है,
ये तो कहीं भी अट्रैक्ट हो जाता है, कहीं से भी रिट्रैक्ट हो जाता है। आप देखिए, अट्रैक्शन रिपल्शन जल तत्व का काम है, ये लोअर वाइटल के लेवल पे। और शरीर की रचना में भी यही आप देखेंगे, ये जो एरिया है यहां पर लोअर वाइटल जल तत्व प्रधान है, ये वाणी इत्यादि ये वायु तत्व प्रधान है। अग्नि केंद्र में, एक पेट में और एक हृदय की गति में, इवन फिजिकल बॉडी में, ये पंच तत्वों का बहुत अद्भुत है ये, टू अंडरस्टैंड देम। अब इसकी और डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु ये हर लेवल पे काम करती हैं। फिजिकल अग्नि उसका केवल एक आउटर रिप्रेजेंटेटिव है, माध्यम है। तो ये फोर्सेस की जो बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद। ईच इज ए मास ऑफ फोर्सेस वेल्ड एज शेप whose ends we seize but the inner lines escape। अंत में हम रिजल्ट को कहते हैं ये ठोस, ये पदार्थ है, लेकिन उसके पीछे ओरिजिनल पदार्थ क्या है ये हम नहीं जानते, ओरिजिनल मैटर। हाँ, ये SABCL का वर्जन है, लेकिन मैं ये बता दूं कि कुछ जो नए एडिशन में वो बेटर है, ये भी है इन ऑल फेयरनेस, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज किया है वो है प्रूव, लेकिन उसमें प्रोब होगा, विच इज ऑब्वियसली मोर करेक्ट। तो उन्होंने उसको स्टडी किया है कई बार, श्री अरविंद की हैंडराइटिंग जैसे वो प्रूव भी जा सकता है। और ये भी सत्य है, चूंकि बात हुई कि SABCL थोड़ा हरी में किया गया था क्योंकि उनको सेंटेनरी के लिए निकालना था। तो हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं 93 का जो एडिशन है, लेकिन कई चीज़ों में वो बेटर है। तो अब मेरे पास ये पुराने उसकी है, तो ये चूंकि ये बात उठी तो कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी कमियां हैं, पर बाय एंड लार्ज जैसे एक वर्ड मैंने इसी में बताया, इसमें वर्ड है प्रूव, जो बिल्कुल फिट नहीं होगा, और होना चाहिए प्रोब, जो ज़्यादा फिट होगा। सो द ऑब्जेक्ट्स वी वुड प्रूव आर नॉट देयर फॉर्म, इसमें ये वर्ड आ रहा है। Each is a mass of forces veiled as shape, whose ends we seize, but the inner lines escape. In a fathomless consciousness above mind's norm, mind's peering gaze. अब इसमें भी anyways, mind's peering gaze meets only abysses still. अब माइंड क्या करता है ना, वो एक परत के पीछे जाता है तो वहां फिर से एक अननोएबल खड़ा हो जाता है, फिर जाता है, फिर एक ब्लैंक स्पेस खड़ा हो जाता है, फिर जाता है, फिर, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि अब क्या है यहाँ पे। और हम लोग इतने मूर्ख बन जाते हैं कि अरे देखो उन्होंने गॉड पार्टिकल, भारत के न्यूज़पेपर्स में ढूंढ लिया गॉड पार्टिकल, अब नाम रख दिया गॉड पार्टिकल, डजंट मीन इट इज गॉड। और वास्तव में गॉड इज ए पार्टिकल, इट्स नॉट इवन वर्थ डूइंग माथापच्ची फॉर दैट। और लोग इतने प्रसन्न हो गए, देखो उन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया। मुझे चिट्ठियां लिखी लोगों ने कि अरे आपका क्या कहना है इसके ऊपर। मैंने कहा ये क्या बकवास चीजें हैं, अभी कुछ दिनों बाद और मिलेगा, क्योंकि आप इन्फिनिट को जितनी बार विभक्त करो, इन्फिनिटेसिमल के नीचे एक और इन्फिनिटेसिमल मिलेगा। आप उसको करते चले जाओगे खंड, परेशान हो जाओगे, लेकिन वो और खंड हो जाएगा। एक कॉमन सेंस है, इसके लिए बहुत वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। तो वी शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय ऑल दिस। अब वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने गॉड पार्टिकल, क्योंकि उनको प्रमाणित करना है कि ये सारी सृष्टि जड़ तत्व से बनी है, तो जड़ तत्व का ओरिजिनल पार्टिकल को उन्होंने गॉड पार्टिकल कह दिया। हम बड़े खुश हो गए, वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक भगवान है। तो इस पर मुझे एक छोटी सी बात भी आई थी, स्कूल में था मैं, तो मेरे एक मित्र ने कहा वो नहीं मानता था भगवान को। मैं ऐसे ही, हम लोग 10-11 साल के बच्चे होंगे, नहीं 13-14 साल के, और मैं मानता था हमारे ट्रेडिशन में। अरे क्या भगवान भगवान करते हो, टेस्ट ट्यूब में तो कभी बना सकते हो भगवान। मैंने कहा टेस्ट ट्यूब में अगर भगवान तुम बना दोगे तो तुम भगवान होगे, और भगवान विल नॉट बी वर्थ इट। आई सेड योर लॉजिक इज फेलिशियस, आपकी लॉजिक ही गलत है। प्रमाइस गलत है आपकी लॉजिक की। जो टेस्ट ट्यूब में बन गया तो बनाने वाला भगवान होगा कि वो भगवान होगा?
और अगर वो बन गया सच में भगवान, तो वो तो इट्स नॉट बाय डेफिनेशन, क्योंकि वो एक केमिकल होगा, उससे तुम सारी सृष्टि बनी है, मेरे विचार भी बने, ये तो अलग प्रकार की एक वो मोनिज्म होती है ना, बड़ी डेंजरस, कि भाई एक विचार से सारी सृष्टि को समझ लो. माइंड स्पेयरिंग गेज मीट्स ओनली एबिस स्टिल, इन्फिनिट, वेलेस, म्यूट, अननोएबल. तो इसमें बहुत कुछ तो श्री अरविंद बताते हैं कि कैसे हम लोग को डिस्कवर करेंगे. और भी कविताएं हैं, अब मैं टाइम के समय का अभाव है, पर वो कहते हैं कि हम फिजिकल मैटर से एनर्जी तत्व में जाएंगे, एनर्जी तत्व से हम चैतन्य चेतना के स्तर पे जाएंगे. तो वहाँ आपके मेजर धीरे धीरे मेजरेबल से आप इमेजरेबल की ओर जाओगे, क्योंकि ये मेजरेबल है. विज्ञान उससे हटने में उसको प्रॉब्लम होती है. अब कई बार लोग कहते हैं ना, तुम प्रेम करते हो, हाँ कितना प्रेम करते हो. ये क्वेश्चन सबसे एब्सर्ड क्वेश्चन है. आप कितना उत्तर दे दीजिए कभी कि भाई 5 किलोग्राम संभाल सकोगे और क्या बोलो, कितना प्रेम करते हो. कुछ लोग हाथ ऐसे करके कहते हैं इतना, मतलब हाउ कैन यू. सबसे एब्सर्ड क्वेश्चन आंसर होता है कि मैं इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं. बड़ा खतरनाक प्रेम है. जो जान दे सकता है वो जान भी ले सकता है. ये बहुत डेंजरस प्रेम है भाई. तो ये मेजर नहीं कर सकते हो. कई चीजें जो मेजरेबल नहीं है, और वो दुनिया की सबसे सुंदर चीजें हैं. आप मेजर क्यों कर रहे हैं उसको? उसकी क्वालिटी आप असेस कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है. क्वांटिटी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. विज्ञान क्वांटिफिएबल का क्षेत्र है, क्वालिफिएबल का नहीं है, क्वालिटी का नहीं है. प्रेम की क्वालिटी होती है. माँ का प्रेम सर्वोच्च क्वालिटी का होता है ह्यूमन लेवल पर. उसके पर अगर कुछ होता है तो गुरु का प्रेम होता है, मोस्ट अनकंडीशनल लव होता है. और यदि भगवान स्वयं गुरु बन के आए तो उस प्रेम का कोई कंपैरिजन नहीं है. तो ये हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च प्रेम जो है वो डिवाइन का मनुष्य के प्रति है, ये हम कह सकते हैं. लेकिन वो मेजर करके नहीं होता है, वो क्वालिटी अलग है. माँ बच्चे को पीट भी रही है, कूट भी रही है, तो उसमें प्रेम जो है वो उस प्रेमी से ज्यादा है जो कह रहा अरे यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. डोंट बी मिसलेड. माँ कुटाई भी कर रही है ना, अभी बच्चे के ऊपर संकट आएगा तो सामने खड़ी हो जाएगी. इज इट नॉट ट्रू? और जब प्रेम कर रहा है जो नॉर्मल, अरे तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी, अभी संकट आया ना वो भागेगा पाँव लुटा करके. क्वालिटी इज डिफरेंट. तो विज्ञान में क्वांटिटी का क्षेत्र है और ये क्वालिटी एक अलग चीज है. तो इसलिए मेजरेबल नहीं है. और ऊपर ही एक कविता है कि द वेज ऑफ द स्पिरिट, तो उसमें ये है कि लास्ट की 2 लाइन है, बड़ी अद्भुत है कि हम कैसे जान सकेंगे सत्य को. तो अंतिम 2 पंक्तियां हैं. ए ट्रैंक्विल हार्ट इन सिंपैथी विद ऑल, इट्स विल वास्ट विजन पॉइज्ड इंपीरियल. एक और है द डिस्कवरीज ऑफ साइंस, बगल में ये आस पड़ोस में है, आप उसके इधर आएंगे तो मिल जाएंगे. तो उसमें भी देखिए श्री अरविंद बता रहे हैं कि मैंने देखा इलेक्ट्रिक स्ट्रीम्स जिससे ये संसार बना है. हाँ, एक जगह वो इलेक्ट्रॉन पर एक कविता है जिसमें कहते हैं इन दैट फायरी अबोर्ड शिवा इन हिज चैरियट राइड्स. वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे देख रहे हैं क्योंकि वो शिव की ऊर्जा है ना, जो सृजन करती है और विनाश करती है. अगर आप ओरिजिनल सेंस में जाएं तो सारे तत्वों को विनाश करके वो अपने अंदर खींच लेते हैं, फिर सृजन करते हैं. तो कांस्टेंट अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन को, तो एक ऐसी चीज है जिसका सृजन और विनाश साथ साथ हो रहा है. इसीलिए वैज्ञानिक जब कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वी डोंट नो इट्स ए वेव और ए पार्टिकल. उसकी मिस्ट्री ये है. ये अभी तक इसको कहते हैं ना कॉनंड्रम, जिसको सॉल्व नहीं कर पाए इसको बहुत तरह से. और इसका एक सबसे मजेदार उदाहरण होता है कि अगर आप एक वैज्ञानिक से एक्सपेरिमेंट के तौर पर पूछेंगे, एक डब्बे के अंदर एक काली बिल्ली बंद है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, और अगर आप पूछेंगे है कि नहीं है, तो एक जो सच्चा वैज्ञानिक होगा उसका उत्तर होगा है भी और नहीं भी. अगर आप ये मान के चलेंगे नहीं है, तो उसमें से
नहीं होगा, बिकॉज वो वेव पार्टिकल का ये समस्या। और वो क्यों है? क्योंकि एवरी मोमेंट, एवरी इट इज बीइंग क्रिएटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। बट इस तरह से वैज्ञानिक नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो शिव का कांस्टेंट एक्शन है। अब देखिए शिव का एक वो भी है ना एस्पेक्ट कि वो लास्य और तांडव साथ साथ चल रहे हैं, और वो रिलीज कर रहे हैं उसी ऊर्जा को और एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। डेथ एंड लाइफ गोइंग टुगेदर इन वन डांस, बड़ी अद्भुत है वो नटराज की जो वो है। तो इलेक्ट्रॉन भी शिव इन हिज फायरी चैरियट राइड्स। और ये जो है डिस्कवरीज ऑफ साइंस, इसमें वो क्या कह रहे हैं? अगेन अंतिम 6 लाइन, द सरफेस फाइंड्स द स्क्रीन फेनोमेनन आर नेचर्स ऑफर्ड रैंसम, while behind her occult mysteries lies safe, unknown from the crude handling of the empiric mind. Screen phenomena, ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन है, एटम्स भी स्क्रीन है, पार्टिकल्स भी स्क्रीन है। इवन साइंस में भी जो अलग अलग ये है वो भी आपस में इतने रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल। मैथमेटिक्स वाले कि नहीं मैथ्स के अलावा कुछ है ही नहीं। और कई बार ये समस्या होती है कि आप क्वांटम के बेसिस पे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की चेष्टा करो, बिकॉज ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए इस पर मैंने पूरा एक लिखा था, वेदांतिक साइंस क्या थी। तो उसका आधार ये था कि आप उस एक तत्व को जानिए जिससे सब निकले हैं, तब आप सबका समन कर पाओगे। माइंड नहीं कर पाएगा, तो आप हर चीज में देखोगे ये प्रोसेस जुड़ी हुई है उस एक सत्य के आधार पर। यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, दैट्स हाउ ब्रह्मन इज डिफाइंड। तो ब्रह्म ज्ञान को आधार बनाया गया था बाकी सारे ज्ञान का। यहां उल्टा है, यहां सरफेस से डेप्थ की ओर जाते हैं। और अध्यात्म ज्ञान के पहले आप डेप्थ को जान लो, उसको जान लोगे तो बाकी सब जान लोगे, क्योंकि वही है जो इस सब में फ्लो कर रहा है। और इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम वही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 2 लाइन और। Our truths discovered are but dust and trace of the eternal energy in her race. अब we'll read this fascinating poem. अब ये तो हमने विज्ञान, ये वाला विज्ञान पढ़ लिया। अब एक दूसरा विज्ञान भी है, ये भी विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। लेकिन इसकी लॉजिक ये है कि फर्स्ट लेट अस डिस्कवर दी अल्टीमेट रियलिटी। तो वो कैसे करेंगे? आप ऐसे जाएंगे नहीं, वो कहते हैं हम अंदर में, क्योंकि वो सब चीज के अंदर है। लॉजिकल है, वो भी सोर्स सबके अंदर है। हम अपने सब्जेक्टिव स्पेसेस से जाएंगे, और वो लॉजिकल है, क्योंकि जो ओरिजिनल रियलिटी है वो टू स्टार्ट विथ सब्जेक्टिव होगी एट इट्स बॉटम। सेंस ऑफ सेल्फ होगा या जो भी होगा, और फिर उसमें से नाम रूप बहेंगे। ये लॉजिकल चीज है। तो पहले उस चीज को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तो उसमें ये पोयम है जिसका नाम है परब्रह्मन। इसकी कुछ पंक्तियां ही हम लोग पढ़ेंगे। परब्रह्म, परब्रह्मन। अब इसमें जब इस दृष्टि से देखते हैं, अब भीतर से बाहर की दृष्टि है या टॉप डाउन व्यू है। ऑर्डिनरी विज्ञान में बॉटम अप व्यू है, सरफेस इनसाइड व्यू है। और ब्रह्म विज्ञान में टॉप डाउन व्यू है, इनसाइड आउट व्यू है, जिसको हम लोग कहते भी है ना। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में इसका हिंट दिया गया है। भगवद गीता में इसका हिंट दिया है अश्वत्थ वृक्ष का। तो आई यूज दिस वर्ड साइंटिफिक फोरम्स में, ये टॉप डाउन व्यू है। पहले तुम अल्टीमेट रियलिटी को जानो, तब तुम इसको जान सकोगे सही मात्रा में। अदरवाइज यू आर प्लेइंग विद मड। इसको शेरविंद ऐसे कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ द लोटस डज नॉट लाई इन एनालाइजिंग द मड, इट लाइज इन द आर्केटाइप ऑफ द हेवनली लोटस, जिसको वो धरती पर प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। तो पर ब्रह्मन, अब देखिए ये दूसरी दृष्टि है, इनसाइड आउट व्यू है या टॉप डाउन व्यू है। These wanderings of the suns, these stars at play in the due measure that they chose of old, nor only these but all
Nor only these, but all the immense array of objects that long time, far space can hold, are divine moments. अब देखिए, ये ऊपर से नीचे का व्यू आ गया. They are thoughts that form. They are vision in the self of things august, and therefore grandly real. Rule and norm are processes that they themselves adjust. तो ये क्या हुआ कि थॉट्स, थॉट क्या हुआ? इन्फिनिट वास्टनेस. अब ये थॉट आया वास्टनेस. अब कई बार मैं इसको कोई जैसे वर्कशॉप हुई बच्चों के साथ, तो आई आस्क देम कि अच्छा, वास्टनेस से तुम्हारे अंदर कौन कौन सी इमेजेस आती हैं? तो अब कौन कौन सी इमेज आती है? समुद्र, इट इज ए थॉट ऑफ गॉड. स्काई, इट्स ए थॉट ऑफ गॉड. उदारता, इट इज ए थॉट ऑफ गॉड. देखिए, ये 3 अलग अलग इमेजेस हैं. और भी कई हैं, पर वास्टनेस की हैं. तो थॉट ऑफ गॉड से कितने वो प्रोसेसेस, दे विल एडजस्ट. इसीलिए जब ऋषि एस्पायर करता है सत्यम ऋतम व्रहतम, और हर चीज में हम इस चीज को ये प्ले कर सकते हैं. इसी तरह काऊ, गो शब्द प्रकाश से उत्पन्न हुआ है. तो सारी चीजें इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड देम सो मच. अग्नि, अग्नि इज ए वेरी वंडरफुल थिंग. जो तेज है वो अब अग्नि के रूप में प्रकट हुआ. अब अग्नि का क्या? जहां भी कोई भी चीज को आप प्योर बनाते जाते हो, रिफाइन करते जाते हो, तो तेजोमय होने लगती है. वही क्रूड एनर्जी, क्रूड प्रेम जो पशु में दिख रहा है, उसी को आप रिफाइन कर दीजिए तो भक्ति, और भक्ति का तेज सेम. यू अंडरस्टैंड? तो वो प्रोसेस अपने आप बनती जाती है. और रिवर्स, लस्ट इज डिग्रेडेड लव एंड लव इज अपग्रेडेड लस्ट. तो प्रोसेस सामने आ गई आपको. अगर प्रेम करना है तो लस्ट पर मास्टरी करो, और लस्टफुल लाइफ है ये, इसमें मॉरल का कुछ नहीं है, तो आप फिर प्रेम मत बोलो. और देखिए, आप इंसान जितना अधिक लस्ट में उतरता चला जाता है, उतना अधिक वो प्रेम को विलुप्त करता जाता है. और कई बार मैं बच्चों को भी ऐसे बताता हूँ, जब मैं कहता हूँ पोर्नोग्राफी के डेंजर क्या है, तो ये है कि भाई तुम प्यार करना ख़त्म कर दोगे, आपकी प्रेम की ऊर्जा को ये समाप्त कर देगा, क्योंकि वो हृदय को ड्रेन कर रहा है, प्लेजर में ख़त्म कर रहा है, प्लेजर लास्ट नहीं करेगा. तो दैट्स हाउ द लॉजिक गोज. अब देखिए, एक ही वो प्रेम, प्रेम को उन्होंने कितने विस्तार में, अभी तो सारी शक्तियां प्रेम को प्रकट करने में लग गई. तो कैसे प्रकट हुआ प्रेम? पहले सारे तारे नक्षत्रों को एक सूत्र में बांधने वाला कौन? प्रेम. पत्थर और भगवान को बांधने वाला कौन? प्रेम. हर चीज को ऊपर उठाने वाला कौन? प्रेम. ऊपर से भगवान को नीचे बुलाने वाला कौन? प्रेम. सब कुछ प्रेम में हो. आप यू कैन सी देयर इज नथिंग एज बट लव. पत्थरों के अंदर अणु अणु को संयोजित करने वाला कौन? प्रेम. हर एक चीज को एक सामंजस्य, एक ऑर्डर में डालने वाला कौन? प्रेम. तो प्रेम के कितने कितने एस्पेक्ट सामने आ जाते हैं. और वही प्रेम फिर उसी प्रेम पर आसुरिक शक्तियां काम करती हैं, डिग्रेड करती हैं, क्योंकि इस प्रचंड प्रेम को कोई हैंडल नहीं कर पाएगा. धीरे धीरे करते करते एकदम जड़ तत्व में घुस जाती हैं. फिर जब निकलती है जड़ तत्व से प्रेम, तो वो कीड़े मकोड़ वाला प्रेम होता है. प्रजनन. प्रजनन में क्या है? 2 यूनिट्स हैं जो पास में आ रही हैं, और एक नई चीज प्रकट हो रही है. प्रेम सृष्टि करता है, लेकिन वो सबसे उसका जो बेसिक लेवल है प्रजनन की क्रिया. अब देखिए, वो धीरे 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 अब वहां से शुरू होगी. शेरविंद ने इसको कितने सुंदर ढंग से सावित्री में बताया है. ऑल अवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम द मड एंड एंड्स इन द स्काई, एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल वांट्स, देन ए स्वीट मैडनेस इन द हार्ट, एन आर्डेंट कंपेनियनशिप इन द माइंड, बिकम्स ए लोनली सोल एस्पायरिंग फॉर द अलोन. वही है इवोल्यूशन, वही है इन्वोल्यूशन. देखिए, एक अब थॉट ऑफ गॉड क्या है? प्रेम. और वो कितने तरह से प्रकट हो रहा है. समथिंग अमेजिंग. उस तरह से जब हम सृष्टि को देखें तो बहुत आनंद आता है. तो श्री अरविंद कहते हैं क्या? ये डिवाइन मोमेंट्स हैं. आप पत्थर को देखेंगे तो आपको भगवान नजर आएगा.
आगे, दिस सेल्फ ऑफ थिंग्स इज नॉट देयर आउटवर्ड व्यू. अब देखिए साइंस के व्यू को चैलेंज हो रहा है यहाँ पे कि आप जो कह रहे हो ना ये शरीर, यह सेल्फ नहीं है. और यही विरोचन और इंद्र की कहानी है. मैं नहीं जा रहा हूँ, सबको पता होगी विरोचन इंद्र की कहानी. ब्रह्मा जी के पास जाके वो पूछते हैं कि आत्म तत्व क्या है. वी कैन रीड इट ऑन गूगल. इफ फोर्स विद इन डिसाइड्स, दैट फोर्स इज ही. His movement is the shape of things we knew. Movement of thought is space and time. A free and sovereign master of his world within, he is not bound by what he does or makes. अब ये भी हु में भी यही बात आती है. These are his works and his veils and his shadows. But who is he then? By what name is he known? Is he Brahma or Vishnu, man or a woman, bodied or bodiless, twin or alone? तो ये तो वस्त्र उन्होंने अपने लिए वीव किया है. उपनिषद में वो आता है ना कि जैसे एक स्पाइडर लूता वो अपने अंदर से निकाल करके वेब अपने अंदर से निकालता है. वर्ल्ड वाइड वेब ओरिजिनल. ओरिजिनल एक्चुअली फिजिकल लेवल पर वो इंटरनेट के माध्यम से आपको एक्सप्रेस कर रहा है. ये पकड़ लिया लोगों ने ना. अच्छा ऐसा एक्चुअली नेट है. अब उपनिषद में तो ये लिखा ही है ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब. ये वो एक है जिसने एक सूत्र में बांधा है. तो अगर एक सूत्र में बांधा है तो वेब कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना उसके. हम सबके तार कहीं तो जुड़े हैं. आप एक्सट्रीम डिवीजन में रहोगे तो झगड़ा होगा. इस तार को पकड़ लोगे तो वही वन सेल्फ जो प्ले कर रहा है. इससे देखिए कितनी सारी चीजें निकलती हैं. लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि यह उससे निकला है, लेकिन वह केवल यह है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उससे निकला है. हु इज ही देन? जो प्रकाश उससे निकला है, अंधकार भी उसी की छाया है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अंधकार वो है, अंधकार ही वह है. वह गलत होगा. अंधकार भी वह है लेकिन अंधकार ही वह है, ये एक मिस्टेक होती है. छोटी सी चीज है. ही इज नॉट बाउंड बाय वर्च्यू और बाय सिन. अवेक हु स्लीप्स एंड व्हेन ही स्लीप्स अवेक्स. अभी इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट वी आर टचिंग अपॉन इट. ही इज नॉट बाउंड बाय वेकिंग और बाय स्लीप. ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग एट ऑल. अब देखिए ऋग्वेद में कैसे डिस्क्रिप्शन है उस बीइंग का या नॉन बीइंग का. वो कहते हैं देवता भी नहीं जानते. ये नासदिया सूत्र के नाम से ऊपर वैक्सीन वार में आई थी ना गाना. बट इट इज नॉट आस्तिकता. नॉट अबाउट बीइंग नास्तिक. नासदिया सूत्र यू कैनॉट से. इवन गॉड्स डू नॉट नो, क्योंकि गॉड्स भी नहीं निकले हैं उस समय. तो उसके बारे में कहते हैं ना दिन है न रात है. अब ऐसे कैसे हो सकता है? या तो दिन होगा या रात होगा. ना प्रकाश है ना अंधकार है. ये ऐसे कैसे हो सकता है ना. माइंड तो ऐसे समझता है. तो उसके परे क्या हो, इस पर केवल अगर हम रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, तो माइंड अद्भुत अवस्था में चला जाता है. कि वो कौन सी अवस्था है, स्थिति है, जहां ना दिन अप्लाई करता है ना रात अप्लाई करती है, पर दोनों उससे निकले. अभी मत करिएगा मेडिटेशन, नहीं तो कहाँ पहुंच जाएगा माइंड पता नहीं. बहुत अद्भुत है. जस्ट ट्राई इट सम टाइम, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स. नासदिया सूत्र गिडनेस आए, क्योंकि वो एक्चुअली नासदिया सूत्र इज ए वेरी पावरफुल. अब इंटरप्रेटर्स क्या कहते हैं, इवन मैंने वो गुरुजी वगैरह जो होते हैं ना, वो भी कि हम तो मानते हैं कि भाई भगवान नहीं भी हो सकता. नास्तिकवाद, व्हाट नॉनसेंस इट इज. इट मीन्स आप किसी डेफिनेशन में नहीं बांध सकते. जैसी आप डिफाइन करोगे आपने उसको सीमित कर दिया, क्योंकि डेफिनेशंस माइंड की होती है, माइंड के परे. एज सिंपल एज दैट. और यही चीज अरविंद आगे बता रहे हैं. हम लोग एक पैसेज स्किप करेंगे. ही इज, वी कैनॉट से. अब देखिए क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ही इज नॉट इज ऑल्सो ही. है भी और नहीं भी. एक इस पर तो एक सूफी मिस्टिक ने लिखा है ना, तू एक गोरख धंधा है. तू है भी और तू नहीं भी है. नहीं भी कैसे?
आप उसको जैसे ही पकड़ के कहते हो पा लिया, तो छूट गया। आप कह नहीं सकते कि आपने पा लिया पर ब्रह्मन को। आप उसके हो सकते हो, पा नहीं सकते हो। पाना मतलब ग्रास्प में आ जाना। तो यहां उसका भाव है, ही इज, वी कैनॉट से, फॉर नथिंग टू इज हिज कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ अनगेस्ड। ये बड़ी सुंदर लाइन है। जब श्री अरविंद पांडिचेरी में आए थे, आदेश था, पूरा प्रोग्राम उनको दिया गया था कि क्या कार्य उन्होंने करना है, पर वो ऐसे बैठे रहते थे। तो आर्य भी शुरू नहीं हुआ था। किसी ने उनसे पूछा आप कर क्या रहे हैं? श्री अरविंद चुप रहे कुछ देर, फिर कहते हैं नथिंग। नथिंग टू, वो क्या नथिंग क्या है आप गैस नहीं कर सकते। जिसको हम नथिंग कहते हैं उसका अर्थ ये है कि अंदर में क्या है हम नहीं जानते। और ये देखिए, ये सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है किसी को इरिटेट करने का। आप किसी के वो बोलो मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप देखिए उसके बाद कैसे मधुमक्खी चारों तरफ घूमेगी। नहीं कह दो, नहीं नहीं कुछ नहीं। है ना मोस्ट इरिटेटिंग थिंग इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग। अरे भाई नहीं कहते फिर, ये क्या? तो संसार भी ऐसे ही है कि वो सब कुछ है, लेकिन जब उसके पास जाके देखो आप तो नथिंगनेस। तो ये क्या हुआ? ये पैराडॉक्स, क्योंकि आप गैस नहीं कर सकते। उसके अंदर आप जाके माइंड की क्षमता फेल हो जाती है। तो यहां पर नथिंग टू इज हिज कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ अनगेस्ड। ही डॉन्स अपॉन अस एंड वी वुड परस्यू, बट हु हैज फाउंड हिम और व्हाट आर्म्स पजेस्ड। जैसे ही आप बोलोगे मैंने पा लिया या मैंने उसको अचीव कर लिया। कई बार लोग पूछते हैं एक बार मैं किसी पूछा, हैव यू अचीव्ड गॉड? मैंने कहा गॉड हैज अचीव्ड मी फॉर श्योर। आई डोंट मुझे पकड़ लिया है, मतलब ये अब उन्होंने पकड़ लिया है, अब ये तो पता है, इट्स सर्टेन है, लेकिन मैंने उनको पकड़ा, ये क्या मूर्खता जैसी बातें हैं। यही तो दुर्योधन की अर्जुन में भेद है। अर्जुन को कृष्ण ने पकड़ लिया और दुर्योधन ने उनको पकड़ना चाहा। जैसे ही पकड़ना चाहा तो वो क्या कहते हैं, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बड़ी क्या लाया है, पहले तो पवन को बांध, अनल को बांध, आकाश को बांध, सब बांध ले तो ट्राई कर मुझे बांधने की। तो ये अर्थ ये कि आप उनको डिफाइन करना, बांधना, किसी भी थॉट में, आइडियोलॉजी में, मार्ग में, पथ में, दृश्य में, देवी देवता, किसी में आप नहीं बांध सकते। परंतु यह सब वो हैं, बट आप उनको बांध नहीं सकते। तो यहां वो भाव है, ही इज नॉट एनीथिंग येट ऑल इज ही। अब देखिए ये दर्शन है, यही जो बात हो रही थी। ये संसार क्या है? भगवान ही है संसार। तो मतलब संसार ही भगवान है? यू कैन नॉट से दैट। वो विश्व में भी है पर विश्व परे भी है। ही इज नॉट एनीथिंग येट ऑल इज ही। इसको श्रीमद् भगवत गीता में बड़े सुंदर ढंग से ये इस बात को प्रेजेंट किया है कि मैं सबके अंदर हूं लेकिन वह मैं नहीं हूं। इससे वेरी ब्यूटिफुल, वन ऑफ दोज पावरफुल मिस्टिक थिंग्स। He is not all, but far exceeds that scope. Both time and timelessness sink in that sea. भाई काल उसमें डूब गया है तो समझ आया कालातीत वो भी उसके अंदर समाहित हो गया। क्योंकि ये सब अंदर में उठने वाले, चेतना के अंदर उठने वाली अवस्थाएं हैं, पर वो उन अवस्थाओं के परे है जहां परम चैतन्य ने स्वयं को आत्मगोपन किया है। तो आप कैसे कह सकते हो टाइम, टाइमलेसनेस, स्पेस, सब कोलैप्स कर जाते हैं उसके अंदर। बोथ टाइम एंड टाइमलेसनेस सिंक इन दैट सी। टाइम इज अ वेव एंड स्पेस ए वंडरिंग ड्रॉप। सावित्री में इसको बड़े विस्तार से बुक 3 कैंटो 1 में
परस्यूट ऑफ द अननोएबल में इसका वर्णन है। और फिर माँ के योग में भी है, बुक 7 कैंटो 6 में। विद इन हिमसेल्फ ही शैडोड बीइंग फोर्थ। सच्चिदानंद पारब्रह्म के अंदर से प्रकट होते हैं एक शैडो के रूप में, संबंध जोड़ने के लिए, शैडोड फोर्थ, विच इज ए यंगर बर्थ, ए वेल ही चोज। हम लोग तो सच्चिदानंद तक की बात करते हैं, इट इज स्टिल ए वेल टू हाफ कंसील हिम, नॉलेज नथिंग वर्थ save to have glimpses of its mighty cause, and high delight is spirit within, that is the fountain of this glorious world. Delight that labors in its opposite, faints in the rose and on the rack is curled. This was the triune playground that he made, and one there sports a while. He plucks his flowers and by his bees is stung, he is dismayed, flees from himself, or has his sullen hour. सारी अवस्थाएं वही है। कितनी अद्भुत बात है। The Almighty One knew labor, failure, strife. Knowledge forgot, divined itself again. He made an eager death and called it life. He stung himself with bliss and called it pain. इतनी इंटेंसिटी ऑफ ब्लिस की चुभने लगी, भगवान थोड़ा कम कर दीजिए इस आनंद को। लोग तो कहते हैं माथा पागल हो गया, कहीं देह ना टूट जाए। अभी आधा पागल हुआ हूं तो चल रहा हूं सुरक्षित, फिर भी लोग थोड़ा आदर कर देते हैं डॉक्टर साहब, फिर तो कहते हैं पगले साहब। इट इज टू इंटेंस, यू कैन नॉट बेयर इट, दैट लव, दैट आनंद। तो ये ऑपोजिट क्या है? क्योंकि उस इंटेंसिटी से कोई फॉर्म है ही नहीं जो उसको बेयर कर पाएगा, तो वेल कर देते हैं अपने आप को। इसको प्रश्न उपनिषद में, बड़े प्रश्न उपनिषद नहीं, वो कौन सी है जिसमें क्रिएशन की है, गॉड्स ऐत्रीय, उसमें तैत्रीय में है। तो लास्ट में कहते हैं कि भगवान पकड़ना चाहते हैं, पकड़ ही नहीं पाते हैं क्रिएशन को, तो लास्ट में वो क्या करते हैं, सबसे वो जो इंद्रिय बनाते हैं जिससे वो पकड़ पाते हैं, एकदम छिप जाते हैं अपने आप को। और ये समस्या रूपांतरण की भी है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल फोर्स मैजिकली कोई चीज़ क्यों नहीं कर देती। अगर वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल फोर्स काम करेगी तो पहले तो हम मान लो खुले हुए हैं, पहली तो काम करी तो वायरस ही नहीं जाएगा, पता चला हम भी इवेपोरेट हो गए। वी टॉक ऑफ इट लाइक ए जोक। होम्योपैथी है ना, वही दवाई जो आपको बचा रही है, थोड़ी डोज इधर की उधर हो गई, होम्योपैथी का डेंजर देखिए, आपको मार भी डाल सकती है। दैट इज द चैलेंज। तो ये दो गॉस्पेल है हमारे सामने, एक जो विज्ञान की है, सर्च है, ये नहीं कि उसको नकारा जा रहा है, वो भी भगवान ही, वो एक तरीका दे आत्मबोध। ये वेस्टर्न वर्ल्ड उस पर आधारित है, दे आत्मबोध। बॉडी इज द सेल्फ। विरोचन की संतानें हैं। विरोचन ने, अब कहानी आई गई, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देखो मेरी आंखों में क्या दिखता है, वही सेल्फ है। विरोचन ने देखा कि भाई मैं ही दिख रहा हूं, तुझ में रब दिखता है। बड़ा डेंजरस है। हाँ, तुझ में रब दिखता है, कहीं मैं ना दिख रहा हूं। खुद ही को देख रहा आदमी आंखों में, कह रहा है तुझ में रब दिखता है, मतलब उसका मैं ही रब हूं, भूलना नहीं। देख लिया उसने और चला गया। कहता है बॉडी इज सेल्फ। इंद्र आगे कहते हैं लेकिन ये तो बदलता जा रहा है, आपने कुछ सही बताओ, कुछ गड़बड़ है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, लौट आया, समझदार है। वो विरोचन कहाँ गया? नहीं, वो तो चला गया। वो कहता है मैं समझ लिया सेल्फ क्या है, वो यूरोप में जाके एम्पायर बना रहा है, वहाँ से अमेरिका जाएगा। अच्छा, तुम भारतवासी हो ना, समझ आ गया। अच्छा बोलो क्या जानते हो? फिर वो बताते हैं कि इस जो तुम्हें छाया दिख रही है, अपनी परछाई दिख रही है, कौन सी शक्ति है जो इसको चलाती है? अच्छा ठीक है, वो सेल्फ है। फिर वो आते हैं, कहते हैं ये तो प्राण तत्व तो बदल रहा है सारे समय। तो ये सेम स्टोरी है जो भृगु और वारुणी की वो दूसरे उपनिषद में आती है,
जहाँ पे वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सेल्फ, वो मेडिटेट करके कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति, करते करते स्टेप बाय स्टेप अंत में कहते हैं आनंदम ब्रह्मेति रसो वैसा। तो ये एक, लेकिन वहाँ से भी वो ट्राई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पर वो बड़ी लंबी प्रोसेस है, उसमें ना जाने कहाँ पर गाड़ी अटक जाएगी, कहाँ पर फ्यूज उड़ जाएगा, कहाँ पे वो संसार को ही उड़ा देंगे। तो वो देहात्मबोध यूरोप की गॉस्पेल है। और एशिया की गॉस्पेल क्या है? एशिया की गॉस्पेल है द सेल्फ विद इन। लेकिन वो वर्ल्ड को नेगेट नहीं कर रहा है एशिया। ये मॉडर्न अनफॉर्चुनेटली मोक्षवादी धारा, ये मिथ्या इल्यूजन, ये बड़ी खतरनाक। वो कह रहा है उससे उपजा सब संसार। ओरिजिनल गॉस्पेल यही है। ओरिजिनल है एके जाने सब जने। इफ यू नो दैट यू विल नो ऑल दिस। तभी तो भारतवर्ष में ये विज्ञान वगैरह, कई बार मैं बोलता हूँ, ये इवन जो अपने सनातन धर्म की कल बात हो रही थी, आप देखना क्या बोलते हैं लोग, बड़े उससे कहेंगे हिंदू और हमारे यहाँ विज्ञान था उसका, लेकिन बाद में कहेंगे उच्चतम वो मोक्ष, और उन स्वामी जी को प्रणाम करेंगे जो मोक्ष की बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट हैव सनातन धर्म लाइक दैट। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है और अभी भी हो रही है। दे कैनॉट लुक बियॉन्ड मोक्ष, दे आर स्टिल स्टक ऑन स्वामी जीज एंड आचार्यज सिटिंग इन मठ, जो मोक्ष को अंतिम सत्य बता रहे हैं। वो कृष्ण को नहीं याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, फंडामेंटल एरर। लेकिन हमारे यहां बहुत बड़ा विज्ञान था। कैसे निकला था? क्योंकि हम उस एक को जानते थे जिससे ये अनेक प्रकट हुए हैं। ये सीक्रेट जब तक हम नहीं जानेंगे और उस दिशा में नहीं जाएंगे, तब तक हम नाम मात्र के सनातन धर्म और हिंदू जागरण की बात कर रहे हैं। वी विल गो बैक इनटू द सेम स्टेट। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे केवल वो अंदर है, अंदर है, अंदर है, मोक्ष मिल जाएगा, ये क्या, ये एक व्यावहारिक सत्य है। यही डिसजॉइंटेडनेस के कारण भारत गिरा। और ये उठेगा तब जब माँ जिसकी बात करती हैं, कहती हैं वी आर लिविंग इन एन एज व्हेन इट इज नॉट दिस और दैट बट दिस एंड दिस, दोनों। एक मूलभूत, और मैं इसलिए हर जगह ये बात बोलता हूं ताकि ये बात दूर दूर तक जाए कि अगर आप मोक्षवादी सन्यासिन की पूजा कर रहे हो तो आप भारत के विनाश की ओर फिर ले जा रहे हो। वही भूल जो कि 1500 साल आपने नहीं सीखा। आप कितना भी कह लो कि आपके यहाँ पुष्पक विमान थे, ये सब था, यू कैनॉट बिल्ड दैट जब तक आप उसके आधार को नहीं जानोगे। और आधार ये था कि वह ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब तुम उसको जानोगे तब तुम सारी सृष्टि फिर से क्रिएट कर सकते हो। ये श्री अरविंद कहते हैं कि जब उसको रिकवर करोगे देन यू कैन रिकवर ऑल एल्स। ये नहीं, डिवीजन नहीं चलेगा कि ये मेटेरियल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम मेटीरियली भी डेवलप्ड थे, स्पिरिचुअली भी डेवलप्ड थे, लेकिन कनेक्शन क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों गॉस्पेल हैं और इन दोनों गॉस्पेल का हश्र क्या है उसके डिटेल है। ये हम लोग अभी ब्रेक लेना है या थोड़ी देर बाद लेना है? आओ, बहुत बढ़िया। तो इस हम पोयम को और एक पढ़ लेंगे, पूरी पोयम को नहीं पर उसके अंश। बहुत लंबी पोयम है, ये फ्यूचर की पोयम है और इसका नाम है इन द मूनलाइट। अब मूनलाइट क्या है? आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। और उस प्रकाश में श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो जो देख रहे हैं इन द मूनलाइट, ये पर ब्रह्म के बगल में ही है, बाजू में है। एटलीस्ट ऐसे BCL में, सॉरी वो अलग अलग अब सब हाँ छितर गए। तो 55 पेज है, अच्छा सॉरी पेज नहीं बोलूंगा मैं, इन द मूनलाइट, और लंबी पोयम है। इसमें श्री अरविंद ये दोनों गॉस्पेल की बात कर रहे हैं, जो यूरोप और एशिया, और अंत में कि क्या होने वाला है, भविष्य का दर्शन है उनका। तो मैं केवल कुछ पैसेजेस पढ़ूंगा। पैसेज जो पढ़ूंगा वो है आवर एज हैज मेड। तो ये 10-12 स्टैंजा के बाद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां स्टैंजा। आवर एज हैज मेड एन आइडल ऑफ द ब्रेन, the last adored a purer presence, yet in Asia like a dove immaculate, he lurks deep brooding in the hearts of men. आप देखेंगे ये अंतर, चाहे जितना भी कह लीजिए, एशिया में कहीं भी जाएंगे आप तो वहां पर एक फिर भी हृदय है
समझते हैं लोग आपके वार्मथ है, वो अभी भी अतिथि आएगा, और ये सारी चीज़ें बड़ी सिमिलर हैं एशिया में। फैमिली का कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें यू विल फील इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ आप जाएंगे, एशियाटिक ओरिजिन। और जैसे ही आप वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ब्रेन 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 एवरीथिंग एआई, हमने तुमको कह दिया। और बड़ी समस्या होती है भारतवर्ष में, आप यूज टू हैं कि भाई हम ट्रेन से भी आएंगे, चाहे पास में ऑटो है, भाई कोई लेने आ जाएगा, आदत बिगड़ी हुई है। वहाँ पे हम सिएटल पहुँच गए, कुछ नहीं मालूम, बुलाया उन्होंने, फ्लाइट लेट हो गई थी 3-4 घंटे, बहुत लेट होती है अमेरिका वगैरह में, वी आर वेरी लकी। अब लेट हो गई फ्लाइट, किसको कौन कोई दिख नहीं रहा है, फ़ोन भी करूं तो कैसे करूं, किसको करूं, कहाँ से करूं आईएसडी कुछ नहीं, तो किसे पूछा, बहुत साल पहले की बात है, तो कोई इंडियन दिख गया, मैंने कहा ये बंदा, उससे कहा भाई ये समस्या है मेरी, कहता ठहरो, नंबर है, नंबर दे दिया, अच्छा फ़ोन कर लो। फ़ोन में उसने अपने जेब से एक सिक्का निकाल के डाल दिया, जैसे कि कनेक्ट हो गया। रात के 12 बजे हैं, तो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, ये नहीं कि मैं कोई घूमने जा रहा हूँ, इनवाइट किया है, तो उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, कहते हैं हाँ वो टेक ए टैक्सी एंड जस्ट कम। यार टेक ए टैक्सी, ये तो अब एड्रेस था मेरे पास लकीली, अब टेक ए टैक्सी, अब कहाँ टैक्सी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब शुरू में आप जाओ, टैक्सी कहाँ मिलती है। अब भारत में तो आप पहुँचे पूछ पाछ के, कहाँ निकल के एग्जिट में टैक्सी कहाँ मिलेगी, अब सिस्टम अलग होता है ना, यहाँ तो आपका अलग। इतने में माँ की कृपा होती है ना, एक बंदा आ गया, तो उसने मुझसे बंगाली में पूछा, बांग्ला, मैंने कहा हाँ सब बराबर, बांग्ला थोड़ी थोड़ी आती थी। अब देखिए, अब वहाँ गए तो बांग्लादेशी और भारतीय एक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो एशिया का है और वो रिकॉग्नाइज भी आपको ऐसे करते हैं, ये एशिया वाले हैं। वहाँ ये नहीं होता इंडिया पाकिस्तान, अभी थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऐसे करते हैं, भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेशी सब एक हैं, एशियाटिक हैं, इनके बेसिकली हाव भाव तरीके एक होते हैं तो बंगला में शुरू हो गया, मैं भी बंगला में टूटी फूटी, मैं आपको दादा पक्का ले जाऊंगा, चिंता मत करो। खोज खाज के उसने कहा, मोमबत्ती देख ली, ले गया, डोरबेल बजाई। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये ब्रेन और हार्ट का, तो करा। अब वो बंदा बाहर आया, उसने जो मेरा होस्ट है, हाँ, उसने आया, अच्छा ओके ओके, यू कैन जस्ट कीप द बैगेज हियर एंड बेड इज़ हियर एंड मॉर्निंग प्रॉब्ली विल नॉट बी देयर, सो किचन में ब्रेड है, तो करके। मैंने कहा भैया अभी मैं ये कुछ रजिस्टर बाद में देखूंगा। सूटकेस अंदर ले गया और इसको मैंने $50 दे दिए। हम लोग तो ऐसे करने नहीं देते हैं, तो वो दे दा के जो भी, फिर वो कमरे में चला गया। अब देखिए माँ की कृपा है, बड़ा थका हारा आदमी, भूखा, उसने कह दिया ब्रेड, अब कहाँ क्या रखा है, अब वहाँ कौन जाए किचन में, कहाँ ढूंढे, वो चला गया सोने। मैं मैंने जाके मैंने कहा माँ, समता के ये क्रैश कोर्सेज होते हैं, मैं इनको ऐसे लेता हूँ कि भगवान मुझे समता के ना क्रैश कोर्सेज करा रहे हैं। अब वहाँ पे मैं जो गया, तो मैंने वो एक पीस उसके पास कोने में रखा हुआ, जो उसको ले जाना था कॉन्फ्रेंस के लिए, कहीं से आया था, और वो पीस क्या था, माँ के ब्लाउज पीस था। मैं तो पहचान गया, मुझे तो, मैंने कहा वाह, वो 4 घंटे में मेरी सारी थकान वकान भूख प्यास सब मिट गई। सुबह उठ के ढूंढ रहा हूँ पानी की बोतल कहाँ होगी, ये होगी। अब ये ऐसा नहीं कि उनका ये सिस्टम है कि यू आर ऑपरेटिंग बाय ब्रेन, लॉजिकल माइंड। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा वी ऑल नो, इंडियन फैमिलीज में जाता हूँ तो ऐसा नहीं होता है, वो पूरा अरेंजमेंट करके देखभाल सारा। तो ये नहीं कि वो गलत है, सही है, ब्रेन की वो सभ्यता है। तो उनको ऐसे ही लगता है कि वो लॉजिकल एनालिसिस ये कर लेना, ऐसे ये हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो हार्ट का जो स्पर्श है ना, हृदय का स्पर्श, वो यू विल सी दैट। और इसी के कारण बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ विटामिन एल की कमी है आपके यहाँ, हमारे भारतवर्ष में मिलती है, हमारे भारतवर्ष में वो एक्सेस है।
और अगर एमपी आ जाओ, रतलाम आ जाओ तो इतनी अधिक। लोग पूछते हैं, बोलते हैं आप रतलाम क्यों जाना चाहते हो, वहाँ क्या है? मैंने कहा वहाँ विटामिन एल की बहुत प्रचुर मात्रा में सच है, ये फैक्ट है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ डव इमैक्युलेट, एक प्योर उसकी तरह। बट यूरोप comes to us bright-eyed and shrill. A far delusion was that mounting fire. हृदय, भक्ति, भगवान, प्रेम, ये तुम्हारा ब्रेन है ना, यही प्रॉब्लम है, डिल्यूजन। और सक्सेसफुल रहा ना अभी तक, अब उसका ब्रेकडाउन शुरू हुआ है, तो उसको ये लगता है कि भाई आई हैव सक्सीडेड, संसार तो हमने विजय किया। हालांकि भारतवर्ष को कोई विजय नहीं कर पाया, ये भी फैक्ट है। सब जगह विजय किया, मुगलों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, पोर्चुगीज ने किया, कन्वर्ट किया, फ्रेंच ने किया, भारतवर्ष को विजय नहीं कर पाए। इवन फिजिकली पूरा नहीं कर पाए, साइकोलॉजिकली बिल्कुल नहीं कर पाए। कन्वर्ट किया आपने, लेकिन देखिए वो सभ्यता वापस आ गई। एन इम्पल्स, बोल्ट एंड एन अनजस्ट डिजायर, इट फेड्स एज वी असेंड द ह्यूमन हिल। कहते हैं ये जो था, ये सुपरस्टिशन थे लोग, भगवान, और कहते थे कि पत्थर में भगवान है और मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन ये जैसे जैसे मनुष्य का विकास होगा ये सब छूट जाएगी, सुपरस्टिशन। यूरोप का ऐसा कहना है। शी क्राइज टू अस टू लेबर इन द लाइट ऑफ कॉमन थिंग्स, ग्रो ब्यूटिफुल एंड वाइज ऑन स्ट्रॉन्ग मेटीरियल फूड, nor vex our eyes with straining after visionary delight. ये जो दिख रहा है प्रत्यक्ष, ये है, ये प्रमाण है। भगवान कहाँ है, आंखों को स्ट्रेन कर रहे हो, उसके बाद दर्शन हो गया, अश्रुधारा, ये क्या पागलपन है? यूरोप तो ऐसे ही बोलता है, अरे ये दिख रहा है, इसमें तुमको सुख दुख सब यही खुशी है, यही गम है, तुम कहाँ स्ट्रेन कर रहे हो? ये यूरोप की गॉस्पेल है। अब शेरविंद की इसमें बड़ी पंच लाइन्स हैं। ब्यूटिफुल एंड वाइज, बट टू व्हाट एंड? यदि जड़ तत्व ही आधार है तो फिर क्या है? और ये सच में मेरे साथ तो ये प्रश्न बहुत आता था। 16 साल, 16.5 एफएमसी चला गया। अब देखते हो आप, बच्चे 17 साल की उम्र में जा रहे हैं, वहाँ गांजा चरस पास में मिलता था, तो जा रहे हैं, बड़े खुश होके आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, साल पर साल फेल होते जा रहे हैं। पर मेरे मन में एक जेन्युइन प्रश्न उठता था कि यदि शरीर केवल केमिस्ट्री है, जैसा ये लोग बताते हैं, सोल वोल कुछ नहीं होती, तो समझदार लोग तो ये हैं हैप्पीनेस ही अगर गोल है और शरीर केवल केमिस्ट्री, तो ये पढ़ लिख के अच्छा बनो, अच्छा मनुष्य बनो, जो मेरे माता पिता कहते थे, इसका कोई आधार ही नहीं है। तो ये तो दे आर लॉजिकली करेक्ट। ये जाते हैं, अपना आशीष लेते हैं, पड़े रहते हैं चित्त ये तो इनको मिल गया। ये रियल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी उस समय मेरी, कि विच इज करेक्ट, इफ दिस इज करेक्ट, जो ये यहां बता रहे हैं कि मैन केवल केमिकल है, तो देन दैट इज द नेचुरल आचरण दैट शुड फॉलो। तो एक डिसकनेक्ट है आपके अंदर। तो यहां श्री अरविंद कहते हैं, बट टू व्हाट एंड? नॉट एनी ऑफ आवर स्कूल्स who scorn the higher thought for dreams of fools, riches and joy and power meanwhile are gained. कहते हैं कि कोई स्कूल उनका नहीं बता पाता कि जीवन का पर्पस क्या है। हाँ, पैसे कमा लो, रिचेस एंड पावर, ये वो तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग स्किप कर जाएंगे 2-3 पेज, और अब यहां से शुरू होगा। ए स्ट्रेंज अनरियल गॉस्पेल, पैसेज स्टार्ट हो रहा है करीब 18 पैसेजेस के बाद। ए स्ट्रेंज अनरियल गॉस्पेल साइंस ब्रिंग्स। अब देखिए साइंस की जो गॉस्पेल है, बीइंग एनिमल्स टू एक्ट एज एंजल्स माइट। ये भी मेरे मन में प्रश्न था 10 साल का जब था, पढ़ा मैंने कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मैंने कहा यार ये तो पशु, हमारे घर में तो रामचंद्र जी की पूजा होती है, ये तो कह रहे हैं हम पशु हैं,
राम जी ने इतनी मुश्किल से बंदरों को मनुष्य बनाया, ये हमें वापस बंदर बना रहे हैं। तो अगर हम पशु हैं तो हमारा व्यवहार पशु जैसा होना चाहिए। वाई शुड वी बी गुड? तो मॉर्टल्स वी मस्ट पुट फोर्थ इमॉर्टल माइट एंड फ्लटर इन दी वाइड सेलेस्टियल विंग्स। क्या लॉजिक है इसकी? अच्छे बनो, सुंदर चरित्र हो, निष्ठावान हो। क्यों? हम पशु हैं, हम क्यों ये सब चीजें लाएं? पशु तो ये सब नहीं करता, वो तो भोजन को देखता है, छीनता है, खाता है। यही है ना पशु का, बेचारे का जीवन। इफिमरल क्रीचर्स फॉर द फ्यूचर लिव। अगर हम ट्रांजिएंट हैं तो किसका भविष्य, कैसा भविष्य? देखिए, शी टेल बिड्स अस गैदर इन फॉर अनबॉर्न मेन नॉलेज एंड जॉय एंड forfeit nor complain the present which alone is yours to give। तो ये क्या लॉजिक है इसकी कि भाई हम मेहनत करें, आने वाली संतानों के लिए जो भी एक ब्रेथ की तरह आएंगी चली जाएंगी। संतान आई ही क्यों? बिकॉज ये सब अगर ट्रांजिएंट चीजें हैं, ये देखिए अलग, तो इसलिए बुद्धिज्म बड़ी अपील करती है इन लोगों को, ये सब ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है, चला जाए, ये जड़ तत्व है, यही है रियल अनात्मवाद। हालांकि बुद्ध ने ये नहीं कहा है, वो एक अलग बात है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, पर इन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया है। मैंस इमॉर्टैलिटी शी फर्स्ट डिनाइज एंड देन एज्यूम्स व्हाट शी रिजेक्ट्स, मेड ब्लाइंड बाय सडन नॉलेज, द मैजेस्टिक माइंड विद इन हर स्माइलिंग एट हर सोफिस्ट्रीज। मैजेस्टिक माइंड इज द ओवर माइंड, द किंग ऑफ माइंड, सुपर माइंड आप कह लें, डिवाइन माइंड। कि ये कर क्या रहा है? कह रहा है इमॉर्टैलिटी बोल के, कुछ नहीं है। फिर आप प्रयास कर रहे हो बढ़ाने की, किसी भी तरह आप जीवन को लंबा करने की, किस लिए? और फिर वो 4 लाइन, देन वी विल। नॉट सो शैल ट्रुथ एक्सटेंड हर फ्लाइट सब्लाइम, पास फ्रॉम द पुअर बिगिनिंग्स शी हैज मेड, and with the splendor of her wings displayed, range through the boundaries of space and time. Clasp her not down to her material field। ये कह रहे हैं विज्ञान को, वहां मत रुक जाओ, जड़ तत्व के आगे भी कुछ और है। She shall go further, यहां इनका ये भविष्य दर्शन है। विज्ञान नहीं रुकेगा, बाय इट्स नेचर वो ट्रुथ को सीख कर रहा है, तो एनर्जी फील्ड में एंटर करेगा, कर चुका है। क्वांटम वर्ल्ड इज प्रवेश इनटू अकल्ट वर्ल्ड। एनर्जी के बाद वो चेतना की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन रास्ते में क्या क्या करेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि चेतना अगर विकसित नहीं है अंदर में तो डेंजर्स है। यही द लाइफ डिवाइन में वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट इनर विकास हमारा कमेंसुरेट नहीं है। बंदर के हाथ में आप एटम बम दे दोगे तो क्या करेगा? पटक के देखेगा नारियल है भैया, फूटता है कि नहीं, खुद भी विनाश करेगा, बाकी सबका भी। द लाइट विद इन नॉर शेल द डायलेक्ट ऑफ अनप्रोग्रेसिव पिडेंट्स बार मेन्स माइंड्स। वी सीक द ट्रूथ एंड विल नॉट पॉज नॉर फियर। ट्रूथ वी शैल हैव एंड नॉट द सोफिस्ट प्लीज। Animals we will take our grosser ease, or spirits heaven's celestial music here. The intellect is not all। अब ये बता रहे हैं कि लेकिन हमको केवल पशु जैसा जीवन नहीं जीना है, इंटेलेक्ट सब कुछ नहीं है। A guide within awaits our questions. He it was informed, the reason he surpasses, and unformed presages of his mightiness begin। फिर 2 स्किप कर दें हम, 2 स्टैंजा। थ्रू केमिस्ट्री शी सीक्स द सोर्स ऑफ लाइफ। कि हम क्रिएट करेंगे जीवन, नहीं कर पाया अभी तक। श्री अरविंद इसकी सीक्रेट बताते हैं कि आप मटेरियल चीजों के संयोजन से कंडीशन बना के भी जीवन को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कहते हैं देयर इज ए सीक्रेट। कैसे क्रिएट कर पाएंगे? जब आप ये जानेंगे टॉप डाउन व्यू में कि लाइफ कैसे मैटर बन गया और उसमें छिप गया, इम्प्रिजन्ड हो गया।
ये सीक्रेट जब आपको आ जाएगी तब वैज्ञानिक जीवन को क्रिएट कर पाएंगे. अब देखिए वो सीक्रेट क्लोनिंग में ना, दे ऑलमोस्ट वेयर कैचिंग. कैसे जड़ तत्व, यानी क्लोनिंग क्या है कि भाई ये जो कंडीशनिंग है हमारी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, हर एक सेल कैपेबल है. और जिस दिन आप जान जाएंगे कि वो मैटर कैसे बनी तो सीक्रेट पता चलेगा. ये पता थी हमारे जो साइंटिस्ट थे, जब नर नारायण, वो कौन थी अप्सरा, क्या नाम था उनका, तिलोत्तमा आती है तो वो डांस देखते हैं, आंखें नहीं बंद करते हैं. देखने के बाद वो जंगा से उर्वशी को प्रकट करते हैं, हमारी ओर से इंद्र जी को भेंट कर दो, वो उनसे भी अधिक सुंदर है. तो ये क्या है, मटेरियल क्रिएशन आउट ऑफ इनर एनर्जी. एनर्जी को मैटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये उनको पूरी विधा मालूम थी. ब्रह्म ज्ञानी थे, दैट्स व्हाई दे न्यू इट. तो nor knows the mighty laws that she has found are nature's bylaws merely means to ground a grandiose freedom building peace by strife. The organ for the thing itself she takes. Brain is equal to mind. No, brain is an instrument. Computer is not equal to the man who is typing on it. It is an equipment. तो ये वो बता रहे हैं कि इट टेक्स द थिंग फॉर इट सेल्फ. वो एक मैकेनिज्म है जो नेचर ने इवॉल्व करी है. लेकिन नेचर चाहे तो अंडो, अब ऐसे लोग हैं जो आंखें बंद करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप नेचर चाहे तो डेवलप कर सकती है अदर मीन्स. ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पे दब गया कोई व्यक्ति अर्थक्वेक में, 5-5 दिन जीवित रहा, जहाँ हवा नहीं आ रही है, कुछ नहीं, भोजन नहीं मिल रहा है. नेचर के अलग प्रोसेसेस हैं जो वो इवॉल्व कर सकती है. ये संसार के चलने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ने क्रिएट किया है, लेकिन इट कैन डिस्कवर न्यू वेज. द ब्रेन फॉर माइंड, द बॉडी फॉर द सोल, नॉर हैज शी पेशेंस टू एक्सप्लोर द होल, बट लाइक ए चाइल्ड द हेस्टी पीरियड मेक्स. हो गया, मैं हमने खोज लिया, कह दिया ना, सोल वोल कुछ नहीं होती. आप मिलेंगे ऐसे वैज्ञानिक, बड़े उनको गुस्सा आता है तो उनको कहना पड़ता है कि हे सर्वज्ञ. एक वैज्ञानिक को पता है कैसे पोल खोली जाती है. हे सर्वज्ञ विधाता, आपको सब मालूम है, सब खोज लिया, आप बताइए अगले क्षण क्या होने वाला है. पता है साइंस की प्रॉब्लम कहाँ अटक जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी में. सर्टेनिटी से आप प्रेडिक्ट कर दीजिए. डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भैया इसको तो 2 महीने हैं. एक बहुत परेशान होकर कोई मेरे पास आई लेडी, बहुत रो रही थी, मेरे बच्चे को इन्होंने कहा है कि केवल 5 साल हैं मैक्सिमम. मैंने कहा आप डॉक्टर से पूछ के आइए कि उनको कितने साल हैं. तो वो तो एकदम उसका मूड चेंज हो गया, हंसने भी लगी. है नहीं, पूछ, इतना अगर भविष्यवाणी करना जानते हैं तो पता होगा उनको. एक्चुअली में 6 महीने बाद डॉक्टर साहब चल बसे. रियल स्टोरी बता, वो आई मेरे पास बताने के लिए. यार कौन ये सब, श्री अरविंद कहते हैं प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? तुमको ये कैपेसिटी नहीं है प्रेडिक्ट करने की. नंबर गेम को प्रेडिक्शन की कैपेसिटी मत बना लो, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस हैं जो पीछे से एक्ट कर रही हैं जिसको नहीं मालूम. अगले क्षण कोई चीज हो सकती है और हो सकता है कि 10 साल ना हो. आपका जितना क्षेत्र है उतना करो, उतना देखो. It is enough, she says, I have explored the whole of being, nothing now remains but to put details in and count my gains. So she deceives herself, denies her Lord. Theory of everything ये सब आया था. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है विज्ञान का. और फिर अब प्रेडिक्शन कर रहे हैं. Therefore he manifests now, he manifests himself. Once more the wonders of the secret world within, wrapped yet with an uncertain mist, begin to look from that thick curtain out. The door opens, her days are numbered, not for long, and not long shall she be suffered to belittle thus man and restrained from his tempestuous uprising, that immortal spirit strong. अब देखिए
कोई पूछ रहा था मुझसे कल ही, आस्क लोकदा, जिस पर आजकल क्वेश्चन आते मेरे, किसी ने पूछा कि रीबर्थ का प्रमाण क्या है। मैंने कहा पिछले सेंचुरी में रीबर्थ पे रिसर्च की है साइंटिस्ट ने। एक डॉक्टर थे रेमंड मूडी, साइकेट्रिस्ट थे अमेरिका में, तो उन्होंने एक्चुअली रिसर्च की रीबर्थ होती है कि नहीं, पास्ट लाइफ मेमोरीज, एंड ही एंडेड अप कंक्लूडिंग कि यस ये रियल मेमोरीज है। उन्होंने सर्च की कि भाई ये मेमोरी जो आ रही हैं, ऐसे केसेस उन्होंने ढूंढे, लेबर कई केसेस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया अब नहीं, हो गया तुम्हारा खेल। अब हार्ड कोर जो सो कॉल्ड मेटेरियल वैज्ञानिक, इनको बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि ये पूरे जीवन डिनाई करते रहे, लेकिन आने वाली साइंस इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, उसको कंप्लीट डिनायल नहीं कर सकती है। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। और ये मूवमेंट शुरू हो गया है विज्ञान के अंदर। He rises now, for God has taken birth. मुझे तो इसको पढ़ के ऐसा लगता है भगवान शेरविंद अपने ही बारे में कह रहे हैं, लेकिन बड़े मॉडेस्ट है। The revolutions that pervade the world are faint beginnings, and the discus heard of Vishnu speeds down to enring the earth. 1900 में है कि भगवान जन्म ले चुके हैं, और वो चक्र क्या है? डायनामिक लाइट, जो प्रकाश को बिखेरती है और अंधकार को विनाश करती है। इट्स द लाइट इन मोशन। तो वो चक्र वो देख रहे हैं कि वो डायनामिक लाइट जगह जगह विचरण कर रही है। द ओल्ड शैल पेरिश, इट शैल पास अवे। पुरानी चेतना का अब आप पुराने मेथड, पुरानी चेतना, पुरानी वे ऑफ लाइफ, पुरानी साइंस, पुराने रिलीजन गॉन। आप रिवाइव करोगे तो वो हालत होगी जो दक्ष प्रजापति के सिर की हुई थी। पुरानी चेतना, उन्हें नकार दिया था कि देयर इज नथिंग लाइक शिव। उनकी खुद की बेटी जगत जननी है, पर वो नहीं मानती, तो मेरी बेटी है, इसको मेरे कायदे कानून में रहना है, लेकिन वो जगत जननी है, वो फ्रीडम में जीती हैं। तो अंत में वो अपना यज्ञ में समाहित हो जाती हैं। तो वो वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड तो उसका आधार सही नहीं है, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रजापति जो इतने बड़े महान नियम कानून, वो सब खत्म, उनका सिर कट जाता है। तो सारे लोग की इस सृष्टि में तो टोटल एनार्की आ गई है। देखिए, एनार्की के पीछे ये सत्य होता है, ओल्ड जाता है। तो ओल्ड को आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। शिव जी से सब रिक्वेस्ट करते हैं, तो शिव जी ठीक है जाओ लगा दो, सिर कहीं से ले आओ। बकरी का सिर लग जाता है। अब ये देखिए, बकरी के वर्ल्ड में चले गए। और क्या वो भी लगा कैसा? उल्टा। ये पैराबल ऑफ द सती, महादेव एंड सती, ये श्री अरविंद वंदे मातरम या अपनी अर्ली राइटिंग्स में लिखते हैं। तो उल्टा लग जाता है। तो अब क्या होता है? जब वो आगे बढ़ रहा है तो वास्तव में पीछे आ रहा है, और जब पीछे जा रहा है तो आगे बढ़ रहा है। कुछ कुछ ऐसी अवस्था हम सब की है आजकल, है ना? वो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर रहा है। पीछे जाने की जो यही मैं कल बता रहा था, सनातन धर्म एक विकासवादी धारा है। विकासवादी से वो यूरोपीय विकासवादी नहीं, अध्यात्म का नया प्रकटन, भगवान का नया प्रकटन। आप अगर इसको वापस संकुचित उसमें डालेंगे तो प्रजापति वाली अवस्था में चले जाएंगे। अब आपको न्यू क्रिएशन की ओर जाना है। न्यू क्रिएशन में सारे समन्वय बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यू क्रिएशन में मैन और वुमेन साथ चलेंगे। आप उसको ही नहीं कह सकते कि भाई तुम केवल चूल्हा चक्की करोगे। इफ यू डू इट, इट वोंट वर्क। और उसको भगवान ने तोड़ दिया है, लेकिन उसके आगे जो आएगा वो बहुत अद्भुत होगा। वी शुड हैव दैट फेथ। तो यहां पर ओल्ड शैल पेरिश, इट शैल पास अवे, expugned, annihilated, blotted out, and all the iron bands that ring about, man's wide expansion shall at last give way. कली युग, आयरन एज क्या है? हर जगह जकड़े हुआ है मनुष्य। विचारधारा में भी जकड़ा हुआ है, जड़ तत्व ही है सब कुछ। भगवान में भी रिलीजन एक जकड़न आ गई, विचारों में जकड़न। कली युग यही तो है, आयरन बैंड।
कलयुग का अंत क्या है? वाइडनेस ऑफ एक्सपेंशन। बिना फ्रीडम के आपकी स्पिरिट नहीं एक्सप्लोर कर सकती है। अब देखिए, सीधी सी बात है, आपको वही धर्म पालन करना है जिसमें आप जन्मे हो, वही पद्धति। व्हाई कांट आई एक्सप्लोर समथिंग न्यू? डजेंट मैटर, डेमोक्रेसी तो जाने वाली चीज है, डेमोक्रेसी खुद ही ओल्ड हो गई। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अंदर में दबा हुआ घाव बाहर आ गया है। और ये जो आ रहा है, क्योंकि वहां पे सारे हिंदू भी मीक वीक, वो आ गया ना, हम वही मोक्षवादी भज गोविंदम चैलेंज किया कि भाई तुम वो कृष्ण जी को जो आप गरबा डांस, वो रासलीला, वो वाले कृष्ण को तो आप मान रहे हो, वो चक्रधारी भी हैं। अब उठा कोई एक, तो उठा, क्या नाम है, स्वामी चिन्मय दास, उठा चक्रधारी वाली बात उसने की। तो वो अवेकनिंग ऐसे ही आती है, आपको क्रश किए क्या कर रहे हो तुम? हाउ आर यू हैप्पी विद इन लिमिट? श्री कृष्ण स्वयं जगा रहे हैं। और जब वो जगाते हैं, ये नंबर, बॉडी काउंट, ये मैटर नहीं करता है, वो जागृति का एक मोमेंट है। फ्रीडम, गॉड, इमॉर्टैलिटी, द थ्री आर वन एंड शेल बी रियलाइज्ड एट लेंथ। लव, wisdom, justice, joy and utter strength gather into a pure felicity. It comes at last. आ रहा है। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है? देखिए, it comes at last. The day foreseen of old. राम राज्य आएगा, आएगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, प्रभु आएंगे, पधारेंगे। इट कम्स एट लास्ट, द डे फोरसीन ऑफ ओल्ड। व्हाट जॉन इन पैटमॉस सॉ, व्हाट शेली ड्रीम्ड। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में भी है सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, और इसी कालखंड को बताते हैं, क्राइस्ट फिर से आएंगे, आएंगे। और ओरिजिनल इस्लाम में भी है महादी के आने की, जो वो खत्म कर दिया उन्होंने। बुद्ध में भी है, अमिताभ बुद्ध, और भारतवर्ष में तो है ही संभवामी योगी योगी। लेकिन हम चाहते हैं वो वैसे ही जन्म लें, वही चीज़ों को फिर से प्रतिपादित करें। हमारी समस्या ये है कि भाई वो फिर से वो जाएं, कृष्ण जी आएंगे तो वृंदावन तो जाएंगे ही, वहाँ फिर से नाच नचैया करेंगे। अरे नाच करेंगे लेकिन अलग प्रकार का, वो क्यों एक ही रिदम में बंधे रहेंगे? युद्ध करेंगे लेकिन वो क्यों केवल भारतवर्ष के अंदर होगा? पूरा विश्व युद्ध हो गया। श्री अरविंद ने तो सारे विश्व का मंथन हो गया। तो विजन एंड वेन इमेजिनेशन डीम्ड द सिटी ऑफ डिलाइट द एज ऑफ गोल्ड। पहले उन्होंने बताया कि ये आयरन एज एंड हो गई, गोल्ड एज शुरू हो गई है। श्री अरविंद 1900 में बता रहे हैं। और एक जगह वो लिखते हैं कि जिस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय धरती पर पांव रखा था, उस दिन से ये प्रारंभ हो गई थी प्रोसेस। और फिर ऑफ कोर्स 1956 में हम जानते हैं कि ये कंक्रेटाइज हो गई। अब नहीं मानना है, जिनको नहीं मानने दो कि 4,20,000 वर्ष बाद सतयुग आएगा, कल की अवतार, ये कोई कोई कहता है अभी आने वाला है। मैंने जब पढ़ा था कि संभल में और इत्यादि में ब्राह्मण के घर है, तो मैंने कहा ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, 60 में मेरा जन्म हुआ है। अरे 2 साल से चूक गया मम्मी आपने क्या कर दिया। मधुपुर का नाम संभल क्यों नहीं है? अब आप अपनी कल्पनाएं लगाते रहिए, अवतार तो आगे चले गए, काम भी कर गए, आप पीछे में ढोल नगाड़े पीटते रहिए। द आयरन एज इज एंडेड। एक और कह रहे हैं द सिटी ऑफ डिलाइट द एज ऑफ गोल्ड, या शुरू हो गई। द आयरन एज इज एंडेड, ये श्री अरविंद का वाक्य है, फिनिश्ड पीरियड। उसके आगे उन्होंने फुल स्टॉप दिया है। आप करते रहो एनालिसिस, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अ ट्रूथ जो श्री अरविंद अटर कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, ये हमारी समस्या है। शायद हम गलत जगह देख रहे हैं या हमारे क्राइटेरिया गलत है। हमारा क्राइटेरिया क्या है? बच्चा सुबह उठ के जब मेरे पाँव छुएगा और मैं आशीर्वाद दूंगा तो मतलब स्वर्ण युग आ गया। अरे ये तो नचिकेता आ रहा है घर घर में, वो तो क्वेश्चन करेगा, पापा आप गलत कर रहे हो। ये हर घर में सत्यकाम जावाली आ रहा है। अब भाई
सतयुग तो वही है ना, ओरिजिनल सतयुग। ये तो इवन अगर आप देखें त्रेता युग, राम जी ने बात तो नहीं मानी वास्तव में, प्रतिज्ञा, क्योंकि उनकी लीनियज की ये वो है कि रघुकुल की ये रीत है एज ए किंग, क्राउन किंग, ये धर्म है। वो ये नहीं मेरे पापा ने कह दिया मैं चला जा रहा हूं। इट वॉज नॉट एज सिंपल एज, क्योंकि पापा ने बाद में कहा रुक जा रुक जा रुक जा, मम्मी ने कहा, सबने मनाया, पूरी प्रजा, पर वो उसको नहीं सुनते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन, विभीषण को ये नहीं कहते हैं कि चले जा, नहीं बड़े भाई तेरा कह रहा है ना, वो जो सत्य है उसका पालन कर, वही धर्म है। वो ये नहीं कहते हैं कि विभीषण देख है तो तेरा बड़ा भाई ना, भाई की तो बात सुनी जाती है। तो वो जो ओरिजिनल सतयुग त्रेता तो ये है, ये नहीं है जो हम लोग कल्पना करते हैं बच्चे बात सुनेंगे तो सतयुग आ गया। बच्चे पॉइंट आउट करेंगे आप गलत हो मम्मी पापा, तो कलयुग का घोर देखो। हम तो कभी नहीं सवाल करते थे अपने मम्मी पापा से। अरे आप नहीं करते थे, आप सत्य के निष्ठ नहीं थे, आप पितृनिष्ठ थे, आप सत्यनिष्ठ हैं। प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दीजिए उनको, नहीं दे सकते हैं तो ढूंढिए। सो यहां पर the iron age is ended only now, the last fierce spasms of the dying past shall shake the nations, and when that has passed, earth vast of ill shall raise a fairer brow. विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध उन्होंने देख लिए हैं। लास्ट डाइंग स्पैज्म, एक जगह वो अपने एक एफोरिज्म में कहते हैं कि जब संसार को देखते हो तो वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे एक सांप होता है केचुल बदल रहा होता है। आप देखिए उसको, बड़ी पेनफुल प्रोसेस है, कभी उसका वीडियो देखिएगा। वो पटक पटक के उसको करनी पड़ती है, वेरी पेनफुल। नई स्किन आ रही है उसकी, पुरानी बदल रहा है। तो वर्ल्ड की जो रिदिंग हो रही है ना चारों तरफ, इट्स लाइक केचुल बदलना। इसलिए आज के बच्चे को पता नहीं है कि मैं, दे डोंट बिलोंग टू द पास्ट बट दे डोंट नो व्हाट इज न्यू। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं उनको मिसगाइड इधर उधर करने के लिए, वहाँ गाइडेंस की जरूरत है। ये नहीं कि पुराने समय में आप वापस चले जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। और अगर आप उनको सही गाइड करेंगे, उनकी समस्या समझ के, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो ये उनको आवश्यकता है। दिस इज मैन्स प्रोग्रेस फॉर द आयरन एज प्रिपेयर्ड द एज ऑफ गोल्ड। वो लोग जो कहते हैं ना फिर से द्वापर त्रेता सतयुग, पहले तो ये एक एब्सर्ड चीज है, लॉजिकली एब्सर्ड है। बट एनीवेज श्री अरविंद ने स्पष्ट कर दिया है, आफ्टर कलयुग देयर इज सतयुग। एक लीप, ये प्रिपरेशन है, फिर एक नई लीप। व्हाट वी कॉल सिन, तो ये पाप वृत्ति कैसे बढ़ गई है। व्हाट वी कॉल सिन इज बट मैन्स लीविंग्स एज फ्रॉम डीप विद इन, द पायलट गाइड्स हिम इन हिज पिलग्रिमेज। बहुत सारी वृत्तियां जो हम लोगों ने दबा के रखी थी, छिपा के रखी थी, वो उभर के बाहर आ रही है। जैसे ऑपरेशन होता है ना, सिम्टम्स, माँ कहती है प्रेशर ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस, बहुत कुछ आपके अंदर से बाहर निकलेगा। सफाई तो फिर वैसी होती है ना। बच्चों को देखिए, पुरानी उसमें कमरों में कई बार माँ कहती है मैं साफ करूंगी, तो बच्चे बड़े घबरा जाते हैं। माँ जब साफ करती पता नहीं क्या क्या निकलता है। समझदार माएँ बस हटा देती हैं, जो ज़्यादा समझदार नहीं हो बच्चे से प्रश्न करती हैं, फिर झगड़ा होता है। मैनी थिंग्स पुरानी पड़ी हुई हैं, थ्रो देम आउट एंड ब्रिंग समथिंग न्यू। तो वो स्पेस बनाई जाती, तो वो सफाई चल रही है, जिसको हम कहते हैं पाप। वही वृत्तियाँ जो अंदर में छप दबी हुई थी। लोग कहते हैं सत्य कितना अच्छा था हमारा जमाना। तो कई बार मैं पूछता हूँ कि आप विवाह का आधार क्या होता था। यही जमाना था जिसको आप अच्छा बोल रहे हो, जहाँ दहेज लिया जाता था, जहाँ कई लड़कियों को जला दिया जाता था क्योंकि वो पैसा नहीं ला पाती थी। यही जमाना था जहाँ केवल आप रूप देखते थे और लड़के के केवल ये देखे जाते थे कि वो पैसा कमा रहा है और कहाँ सेटल है। ऐसे यही ज़माना था। इसको आप कैसे अच्छा ज़माना बोल सकते हो। तो ये नहीं कि अभी परफेक्ट चीज़ आ गई है, लेकिन कम से कम वो पास चला गया और नए की तरफ हम जा रहे हैं। कम से कम एक ट्रूअर चीज आने की चेष्टा कर रही है। He leaves behind the ill with strife and pain। कौन? मनुष्य। पीड़ा से वो धीरे धीरे अपने
अंदर जो दबा था, छिपा था, वो निकलता जा रहा है. बिकॉज इट क्लिंग्स एंड कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स. And in the fire of suffering fiercely burns, more sweetness to deserve, more strength to gain. इससे बड़ा पॉजिटिविटी कौन दे सकता है कि इस पीड़ा की अग्नि में जलता है व्यक्ति, नरक अग्नि में, जिससे वो बेटर होता, शुद्ध होता जाए. He rises to the good with tightened wings, and this the reason of his high unease, जो आज के मनुष्य अनुभव करता है, हाई टेंशन. उसका कारण ये कि कोई चीज फड़फड़ा रही है जन्म लेने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता है और उसको कोई नहीं समझ पा रहा है. पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, समाज को समझ नहीं आ रहा है क्या है जो उसके. वो कहते भाई हमने तो ये सब नहीं सोचा था, हम तो बस जहां लगा देते थे लग गए नौकरी. ये तुम क्या अंदर में अपने आप को माई एक्सप्रेशन, ये सब क्या बातें करते हो. तो अनीस का कारण, बिकॉज ही केम फ्रॉम द इन्फिनिटीज टू बिल्ड इमॉर्टली विद मॉर्टल थिंग्स. हम लोगों को दिया गया है मॉर्टल थिंग्स, कागज कलम, लेकिन लिखनी क्या है, एक ऐसी कृति, एक ऐसी पोयम जो इमॉर्टल हो जाए. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सावित्री. किन चीजों से लिखी गई है, सारी मॉर्टल चीजें. जो लिखा गया है, ये देह क्या है, ये मॉर्टल तत्व की बनी हुई, लेकिन इसका पर्पस, इसके थ्रू आप इमॉर्टैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं. ये मनुष्य का असल प्रयोजन है. और अंत में कैसे करेंगे, द बॉडी विद इंक्रीजिंग सोल टू फिल. आत्म तत्व बढ़ता चला जाए और वो सब्सटेंस शरीर के अंदर आए. एक्सटेंड हेवेंस क्लेम अपॉन द टॉयलिंग अर्थ एंड क्लाइम फ्रॉम डेथ टू ए डिवाइनर बर्थ, ग्रास्प्ड एंड सपोर्टेड बाय इमॉर्टल विल. तो ये दो गॉस्पेल, यूरोप और एशिया की, विज्ञान और अध्यात्म की, और उन दोनों का किस दिशा में जा रही हैं और इसका क्या परिणाम होने वाला है, ये सब श्री अरविंद ने फोर्सी करके लिख दिया है. जय मां.